शुरू करो। आओ, कर दिया, दबा दिया। ठीक, देखो कल हमने वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट तक कर लिया था और उसका एक्सेप्शन कर लिया था। ध्यान रखना, एक्सेप्शन के अंदर सिर्फ हॉर्स रेसिंग है, ठीक है ना। ये ड्रीम 11 फलाना 11 ये नहीं है, ठीक है ना। ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये वेजरिंग एग्रीमेंट या वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आते। हॉर्स रेस सट्टा है, वो प्योर सट्टा है, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए उसको एक्सेप्शन में डाल के और खेलते थे, सीधी सिंपल सी बात है। अब तो खैर बॉलीवुड ने बहुत कम कर दिया है, वरना कोई भी थोड़ी सी बॉलीवुड की पुरानी मूवी देखो जिसमें प्राण होता था, ठीक है ना। दो ही सीन ऐसे होते थे जिसमें ऐसे शुरू होता था। एक तो सीन ये होता था कि कोई हीरो है, वो छोटा ऐसे भाग रहा है, पैर दिखाते उसके, फिर वो जूते आ जाते हैं उसके पैरों में और वो बड़ा हो जाता है। दूसरा क्या सीन होता था? दूसरा हॉर्स रेसिंग कोर्स का सीन होता था। एक प्राण जैसा विलन है, ठीक है, और वो क्या है, उसने हैट लगाई हुई है अंग्रेजों वाली टेढ़ी करके, ठीक है। एक वो सिगार पकड़ा हुआ हाथ में, ठीक है जी। अंगूठियां अंगूठियां डाली हुई हैं, पूरा सूटेड बूटेड में है, ठीक है जी। अब वो टिकट खरीद रहा है और इंग्लिश में दो चार इंडियन पीपल्स को गाली देते, ऐसे शुरू होता, ठीक है। अब भी दिखा देते हैं। अब और क्या भी नहीं, वेब सीरीज है मटका गेम, उसमें सीन है बहुत सारे, बहुत सारे अच्छा, टाइप अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक हो गया, ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ, हाँ, मटका नहीं है इसमें, ठीक है ना। चलो, के। मटका नहीं है इसमें, वो तो वेज है ना। हाँ वेजरिंग है, एक्सेप्शन में नहीं है, ठीक है ना। प्योर वेजरिंग है, और वेजरिंग जो एग्रीमेंट है या कैसे हैं वो, वॉइड है वो, ठीक हो गया। चलो, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? सीधी सिंपल सी बात देखो, अब वेजरिंग तो वो है भाई, आज इंडिया जीतेगा या फलाने कंपनी जीतेगी, वो जो भी टीम है वो जीतेगी, ठीक है जी, और हमने सट्टा लगा लिया। ध्यान रखो, हम फिक्सर नहीं है, ठीक है ना। बहुत सिंपल करते हैं, फिक्सर फुक्सर घुसाऊंगा तो फिर बड़ा अजीब सा हो जाएगा, टेक्निकल हो जाएगा। सिंपल, हम फिक्सर नहीं है, हम बस बैठ के क्या लगा रहे हैं, सट्टा लगा लेते हैं क्या, कि देख भाई, अगर इंडिया जीत गई, ठीक है ना, तो तू मुझे इतने देगा पैसे। अगर पाकिस्तान जीत गया या फिर कोई दूसरी टीम जीत गई तो इतने पैसे। ये है सट्टा, ये है वॉइड, ठीक है ना। इसके बाद आता है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। अब कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि एक घटना, कंटिजेंट मतलब घटना, एक एक घटना, एक हैपनिंग नॉन हैपनिंग। कंटिजेंसी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। जैसे कि ये पता होगा ना, जैसे कि इवन जैसे बारिश होती है उसमें भी सट्टा लगता है। आजकल कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसमें सट्टा नहीं लगता। मैंने तो वो, जब वो अपने इधर वाले दो ऑफिस में नहीं होती थी अपनी, अपना इंस्टीट्यूट चलता था 71 72 में, ये ये दो तीन छोड़ के एक अपनी गैलरी के अंदर एक शॉप थी, वो सट्टा खिलाने का काम करता था। पुरानी बात होगी, 4 5 साल हो गए। कोरोना में बिजनेस जो था लगभग लगभग वो डाउन हो गया, ठीक है जी, तो उसने सट्टा खेलना और खिलाना शुरू कर दिया। अब वो सट्टा भी थोड़े दिन चला, फिर अब रजिस्टर्ड एड्रेस दिखा नहीं सकते। अब सट्टे वालों को क्या होता है कि ये तो एड्रेस वगैरह तो छोड़ने पड़ते हैं बहुत जल्दी जल्दी, ठीक हो गया। तो ये आता था ना ये बिग बॉस, इसके उस ऊपर भी सट्टा चल रहा है भाई साहब। कि कौन अब एलिमिनेट होगा। कौन एलिमिनेट होगा, ये एलिमिनेट होगा या नहीं होगा, ठीक है जी। अब कौन गालियां देगा, अब देश के लिए नई गाली कौन बनेगा, ठीक है। हर चीज को सट्टा चल रहा है, ठीक होगा। ध्यान रखो, जिसका रिजल्ट जो है अपने कंट्रोल में नहीं है, ठीक है ना, और जो हैपनिंग नॉन हैपनिंग हमारे कंट्रोल में नहीं है, कहने का मतलब, अगर आप वो वाली शर्त लगा लेते हो तो ये सट्टा हो जाता है, जो कि वॉइड है। एक ऐसी घटना, या तो जो होने वाली है यानी जो होगी, जैसे बोलोगे कल अगर सूरज निकल गया ना, कल अगर सूरज निकल गया तो मैं तुमको 10 10 हजार रुपये दूंगा। बताओ, कल सूरज निकलेगा, ठीक है ना। सिंपल। अगर मैं कहूं, अगर कल रात में सूरज निकल गया ना, अगर कल रात में सूरज निकल गया तो मैं 10 हजार रुपये का देनदार हूं, ईच $10,000। छोड़ो, बताओ, सिंपल है ये घटना, या चाहे होने वाली घटना हो या ना होने वाली घटना हो, ये घटना तो होनी ही है। चाहे घटना का ना होने वाली का ना होना या घटना होने वाली का होना, ठीक है ना। ये वैलिड होते, देखो क्या लिखा, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे क्या लिखा था, वेजरिंग एग्रीमेंट,
ठीक हो गया। यानी कंटिजेंट तो वैलिड है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आओ जरा। ए कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, कुछ काम करने का या कुछ काम ना करने का। इफ सम इवेंट, के कोई इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट, जो उस कॉन्ट्रैक्ट से कोलेटरल उसके साथ जुड़ा हुआ है, डज और डज नॉट हैपन, वो हैपन हो या ना हो, उसको बोलते हैं कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल हो गया भाई। लेट से मैं एक जमींदार हूं, ठीक है, मेरी इस स्टेट के अंदर सबसे शानदार जो पोर्शन है जमीन का, जो चंक है, ठीक है ना, वहां पे मेरे पास 25 एकड़ है, एक छोटा सा मुरब्बा है मेरे पास, ठीक है ना। आप लोग क्या हो, आप लोग अलग अलग जैसे सब्जियां फ्रूट्स वगैरह उसमें डील करते हो, ठीक है ना। कोई अभी देखो सेब वगैरह तो यहाँ होते नहीं, जो नॉर्मल जो फ्रूट जो यहाँ होते हैं, लेट से कोई जैसे आम के अंदर कर रहा है, ठीक है जी, कोई आड़ू के अंदर कर रहा है, ठीक है जी। और लोकल फ्रूट बताओ, बेर और अमरूद, जामुन, हाँ यस जामुन। ठीक हो गया। तुम लोग बड़े बड़े व्यापारी हो, और मेरे पास हर फ्रूट के, क्योंकि 25 एकड़ है, मेरे पास हर फ्रूट के 5-5 हजार पेड़ हैं, पेड़ पौधे नहीं, पेड़ हैं, ठीक है ना। यानी अगर आप मेरे से कांटेक्ट करोगे तो पूरे स्टेट में आप फ्रूट सप्लाई कर सकते हो, आप इस पूरे स्टेट के सबसे बड़े फ्रूट सप्लायर बन सकते हो। ठीक हो गया, डन। लेट्स से मैंने इस बार का कॉन्ट्रैक्ट हर्ष के साथ किया हुआ है, गवावा का, अमरूद का, सबसे मीठा अमरूद मेरे खेत का, मेरे बाग का है, ठीक है जी। अब क्या है, हुआ क्या है, मेरे पास गुड़िया आ गई है। गुड़िया क्या बोलती है कि जी ऐसा है कि मेरे को भी जरा वो करो। चलो कोई बात नहीं, अगले सीजन में जो अगर फसल होगी ना, देख, गर्मियाँ का तो अमरूद इसने ले लिया, ठीक है ना, कोई बात नहीं। सर्दियों में अगर बढ़िया सर्दी पड़ेगी ना इस बार, तो बढ़िया जितनी सर्दी पड़ेगी, पता हो ना अमरूद का नेचर, अमरूद का नेचर पता है ना अपने को। वो तो मेरे ख्याल बंद कर गया था ना। भाई ऐसा है कि अगली अगर सर्दियां बढ़िया पड़ी, पता होगा ना फ्रूट का, उसका अमरूद का नेचर होता है, जितनी बढ़िया, अब जैसे मई का मौसम चल रहा है, अगर पेड़ ऐसा है जो 2 सीजन फ्रूट देता है, जितनी तगड़ी गर्मी उतना मीठा अमरूद। और अगर वो पेड़ सर्दियों में फ्रूट देने वाला है, तो जितनी सूखी सर्दी, जैसे सूखी गर्मियां पड़ रही ना, ऐसी ही सूखी सर्दियां पड़ेंगी, उतना ही शानदार मीठा भी, और फिर घना भी, क्वांटिटी में भी घना। ठीक हो गया भाई। देख, अगर अगली सर्दी बढ़िया पड़ेगी ना, तो गुड़िया, ठीक है ना, तो सर्दी का माल तू उठा ली। अब कौन सी है होने वाली घटना है, कौन सी, सर्दियां तो पड़ेंगी, अच्छी सर्दियां पड़े, गर्मियां हैं तो भाई बढ़िया गर्मी पड़े। ध्यान रखना, जब ये हुमस का मौसम शुरू नहीं हो जाएगा, ये अच्छी गर्मियां नहीं होती, ठीक है ना। ये जो मई का मौसम है, जब पछुआ चल रही होती है, ठीक है ना, इस मौसम में कम बीमार होते हो ना, ये हवाई ऐसी होती है। किसी को अर्थराइटिस हो ना, किसी लेडी को, किसी जेंट्स को, अर्थराइटिस क्या बोलते हैं उसको, जोड़ों में दर्द होता है उसमें, हिंदी पता नहीं क्या, ना ना बाय किसी को हो सकती है अर्थराइटिस, पता नहीं, बायस के जैसा ही होता है, बट वो प्रॉब्लम होती है। बायबादी अदरवाइज एलर्जी के जैसा होता है, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, लो पता नहीं क्या कहते हैं, चलो जो भी है, ठीक है ना। उसको एक ही मौसम ऐसा होता है जब वो बेचारा थोड़ा शरीर उसका रिलीफ या रिलैक्स में होता है, ये वाला मौसम। क्यों, पछुआ चलती है, ठीक है जी, बादल होते नहीं है, ठीक है जी, बादल हो गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पछुआ जो है बिल्कुल सूखी हवा होती है, यहाँ अपने थार के रेगिस्तान से, राजस्थान से आती है, सूखी हवा होती है, इस सूखी हवा के अंदर कोई कीड़े नहीं होते, वो कीड़े बीमारियां नहीं फैलाते लोगों को। जैसी हुमस होती है ना, तो वो कीड़े बैक्टीरिया हवा के अंदर लटक जाता है, और हम लेते हैं सांस, और हमारी सांस के अंदर चला जाता है, ठीक हो गया, बीमार होते हैं। जब पुरवा चलती है तो बीमार हो जाता है उत्तर की, ठीक हो गया। चलो, ए कॉन्टेक्ट कर लेता है कि वो पे करेगा बी को 10,000 रुपए, यदि बी का हाउस जल गया। बी, दिस इज ए कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक हो गया, सिंपल है। चलो, शर्त नहीं लगा रहा है,
बस ये कोई घटना की बात है, कभी कभी शर्त सोच लो, इसके अंदर वो नहीं आएगा कि भाई अगर इंडिया जीत गया तो मैं पैसे दूंगा और फलाना जीत गया तो तू पैसे देना, उसकी बात नहीं हो रही है। ये सिर्फ एक ही घटना है, कोई घट रही है तो घटने वाली, कोई नहीं घट रही तो ना घटने वाली, बस। ठीक हो गया? चलो, एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग। अगर कोई ऐसा कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है जो हैपनिंग कंटिजेंसी पर डिपेंड है तो कैसे एनफोर्स होगा? इलस्ट्रेशन देख लो जरा पहले इसका। ए जो है कॉन्ट्रैक्ट बनाता है बी के साथ कि वो खरीद लेगा बी का घोड़ा यदि ए सर्वाइव्स सी, अगर सी से पहले, सॉरी, ए से पहले सी मर गया अगर। ठीक है ना? यानी अगर ए क्या बोल रहा है बी को, भाई तेरा घोड़ा मैं खरीद लूंगा अगर मैं बच गया तो, अगर मैं जीवता रहेगा ना भाई तो मैं तेरा घोड़ा खरीद लूंगा। ठीक है? दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ, यह कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं हो सकता बाय लॉ अनलेस, जब तक कि सी ए की लाइफ टाइम के दौरान मर ना जाए। हैपनिंग वाला है ना, कंटिजेंसी कैसी? हैपनिंग वाली। सही। दूसरा रजिस्ट्रेशन देख लो। ए जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ टू सेल ए हॉर्स टू बी एट ए स्पेसिफाइड प्राइस, किसी स्पेसिफाइड प्राइस पर। इफ सी, यदि सी टू होम द हॉर्स हैज बीन ऑफर्ड, जिसको ऑफर किया गया, रिफ्यू कर दिया बाय, देख अगर भाई ए बोलता है बी को, देख अगर तेरा घोड़ा सी ने नहीं खरीदा तो मैं ले लूंगा, या तो सी ही खरीद लेगा, अगर उस पर वो नहीं खरीदेगा तो स्पेसिफिक प्राइस है भैया, मेरी तरफ से ऑफर इतना, मैं खरीद लूंगा। बोला ठीक है भाई खरीद लो। सीधी सिंपल सी बात। कब तक एनफोर्स नहीं करा सकते इसको? जब तक सी के घोड़ा खरीदने की संभावनाएं खत्म नहीं हो जाती है। टू whom the horse has been offered refuse to buy him the contract cannot be enforced by law unless, जब तक किसी रिफ्यूज ना कर दे कि भैया मैं नहीं तेरा घोड़ा खरीद रहा। सीधी सिंपल सी बात। सी ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू बाय बी ए सम ऑफ मनी व्हेन बी मैरिज सी, ए जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है बी से क्या, कि वो उसको पैसे देगा यदि बी सी से शादी कर ले। सी मर जाती है विदाउट बीइंग मैरिड टू बी, बी से शादी करने से पहले ही मर जाती है। द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, इसको स्टार लगा लेना है, ये लॉ में बहुत बार पूछ सकते हैं। इम्पॉसिबल हो गया। यस, अभी आ जाएगा 36 में ही आ जाएगा वो। केस को है किस लो लिखवाया? और क्या करें? हाँ हाँ हाँ, केस लो कल भी लिखवाए मैंने। ठीक है ना? देख लेते हैं कुछ तो ना बेसिकली। Enforcement of contracts contingent on event happening. Contingent contract to do or not to do anything if an uncertain, underline uncertain future event happens cannot be enforced by law unless and until that event has happened. जब तक event happen ना हो जाए, ठीक है जी, तब तक enforce नहीं करवा सकते हो। If the event becomes impossible, such contract becomes void. यह contract क्या हो जाएगा? यह contract void हो जाएगा। मैं देख लेता हूँ इसके ऊपर। ये डिफरेंशियल डॉट्स वाले विकल्प हो चुके हैं। अच्छा हाँ, ये जो केस लिखने वाले हैं जरा सेक्शन 11 पे लिख लो केस, सेक्शन 10-11 पे लिख लो। जिसका लेट से हमारा कोई काम नहीं, कोई टेंशन तो फ्री रख सकते, ठीक है? दोनों भाई सिंपल हेडिंग बनाओ, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये क्या करवा रहे हो? केस हाँ, केस लो कुछ रह गए थे कल बेसिकली, एक तो पूरा करवा दो। डायरेक्ट पे नहीं आएंगे हो जाता है। हैं? डायरेक्ट पे नहीं बेरेट पे लिखना, बेरेट पे लिख लो। ज्यादा है तो कोई बात नहीं, छोटा छोटा और लिख लेना। सेक्शन हाँ, सेक्शन के साथ लिख लेना। सेक्शन 11, 10, 11 पे क्या है, ज्यादा केसेस है तो कोई बात नहीं, थोड़ा छोटा छोटा लिख लेना। चलो जी, सबसे पहले तो मेन केस लिखो, और ये तो आपके बेरट में भी मिलेगा, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। देखो जरा 10 या 11 के नीचे है। इसके नीचे सेक्शन क्या है? वो आर्गुमेंट पेटेंट मिल गया? चलो अंडरलाइन कर लो, स्टार लगा लेना। इसी के अंदर लिखो खान गुल वर्सेस लाखा सिंह। 10 में यस, 10-11 दोनों में।
खान गुल वर्सेस लाखा सिंह 1928, लाहौर हाई कोर्ट। नेक्स्ट केस लो लिखो लेस्ले, लेस्ली, लाहौर। या फिर सिंपल पीसी लिखो, प्राइवेट काउंसिल। लेस्ले, LESLIE, लेस्ली वर्सेस शेल, SHEILL, 1914। यह इंग्लिश केस है, इसमें पीसी नहीं लिखेंगे आप। एक केस लो लिखो, स्टार लगा लो, अयोध्या प्रसाद वर्सेस चंदन लाल। ठीक है जी, इससे जुड़े हुए बाकी केसेस हैं वो जब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब करवाऊंगा, ठीक है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट केस लो और है जो मुझे कराने चाहिए आपको। केस का नाम लिखो स्टिक, एल साइलेंट है, STIL के, स्टिक। कौन सी उसका है सेक्शन? ये सेक्शन पे नहीं है बेसिकली, जो अदरवाइज एसेंशियल है ना, कमेंट्री में बेसिकली। स्टिल्क, एल साइलेंट कर लेना, स्टिक वर्सेस मायरिक, MYRIC के, मायरिक 1809। ये बेसिकली कंसिडरेशन के ऊपर है। मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसमें ऑलरेडी कंसिडरेशन फिक्स है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो हम पुलिस वाले के पास जाएं, उसको बोले FIR लिखवा दे, FIR लिखवानी है, वो बोलेगा ठीक है पैसे लगेंगे, तो ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि FIR लिखने और इन्वेस्टिगेशन करने और न्याय की मदद करवाने के लिए ही वो उस पुलिस वाले को नौकरी मिली है। उसको सैलरी कंसिडरेशन देने का काम कौन कर रहा है? सरकार कर रही है, वो लोगों से नहीं मांगेगा। ठीक हो गया? चलो, ऐसे ही बड़ा फेमस केस है, लिखो कॉलिंस, COLLINS। ये आपके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, नहीं है ना। हाँ, कॉलिंस वर्सेस गॉडफ्रे, GODEFROY, गॉडफ्रॉय, FROY, 1831, इंग्लिश केस। ये सेम चीज है, परफॉर्मेंस ऑफ, हाँ कंसिडरेशन पे ही है। परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग लीगल ड्यूटी, ऑलरेडी लीगल ड्यूटी है। एक आदमी को कोर्ट ने प्यादा बनाया हुआ है, क्या? तू समन सर्व करेगा। अब वो समन सर्व करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है, ठीक हो गया, जो कि नहीं बनते हैं। एक और लिखो जरा, वाइट, वाइट की वही स्पेलिंग, वाइट सफेद वाली, वाइट WHIT वर्सेस ब्लूएट, BLUETT, ब्लूएट 1853। ये याद भी करवाया हुआ है। काले के ऊपर नीला लिखो या नीले के ऊपर काला लिखो, बात सिर्फ इतनी है कि कंसिडरेशन हमेशा रियल होना चाहिए। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल। ये वही बड़ा फेमस केस है जिसके अंदर एक पिता जो है अपने बच्चे को बोलता है कि तू 10 मिनट के लिए चुप हो जा, भगवान कसम मैं तुझे 1000 रुपए दूंगा। अब वो 10 मिनट के लिए चुप हो जाता है, उसके बाद अपने पिताजी के सिर हो जाता है, 1000 रुपए दे दो। 1000 रुपए जब मना कर देता उसका पिताजी, तो कोर्ट में पहुंच जाता है, इंग्लिश केस है, ठीक है ना। इसने बोला 10 मिनट के लिए मुंह बंद रख, मैंने मुंह बंद कर लिया, अब ये पैसे नहीं दे रहे मुझे। नहीं, क्योंकि कंसिडरेशन रियल नहीं है। मुंह बंद कर लीजिए, कौन सा कंसिडरेशन होता है? ये कौन सा कंसिडरेशन होता है? ये कोई कंसिडरेशन है? किसी भी कोई असिस्टेंस नहीं मानी चाहिए, एब्सटेन होगा। लिखो जरा, टक, TULK, टक वर्सेस मैक्शे। ये शायद आपके उस बेरक में भी है, किस तरीके से? देखता है। TULK वर्सेस मैक्शे, MEXHAY, मैक्शे 1919, इंग्लिश केस।
HAY 1919। ये बेसिकली कंडक्ट, एक्नॉलेजमेंट, एडमिशन और एस्टोपल पे है। एक केस लो और बहुत इंपॉर्टेंट लिखो, MC चक्कू, MC चाकू वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। त्रावणकोर, TRAVANCORE, 1970 सुप्रीम कोर्ट। ये बेसिकली एक्सेप्शन चल रहे थे किसके? प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। जमुना दास नहीं, जमुना दास, कृष्ण लाल साहब नहीं, दुर्गा प्रसाद बलदेव। सर वो है ना प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, मतलब दो पार्टीज है तो थर्ड पार्टी का कुछ कोई केस हाँ। डाल सकती है कुछ ऐसा। ना ना ना, सर को लिख रहा है प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की ए और बी का अगर मैटर हाँ क्लेम नहीं कर सकते, केस डालने के लिए क्लेम नहीं कर सकते किसी, क्योंकि प्रीविटी में दो हिसाब से आता है। एक तो कंसिडरेशन के लिए प्रीविटी, जब हम इंग्लिश लॉ की बात करते हैं तो वहां तो कंसिडरेशन के लिए भी प्रीविटी है, वहाँ पे थर्ड पार्टी केस कर सकते यहाँ पे कंसिडरेशन के लिए प्रीविटी नहीं है। ठीक है ना, कोई भी पे कर सकता है, बच्चा पे ना करके पिताजी पे कर सकता है। ठीक हो गया। बेसिकली क्या है, जो दोनों प्रिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली, हाँ दोनों की बात होगी। चलो एक केस लो लिखो, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। बलदेव करना, DEO, बलदेव, 1880 प्राइवेट काउंसिल। किस पे है ये? कंसिडरेशन ओनली एट द डिजायर ऑफ प्रोफेसर। हैं। 1880 80। प्रपोजर की डिजायर पर कंसिडरेशन दिया जाएगा। जैसे आज सुबह सुबह क्या है, सुबह सुबह वो जो अलमारियां है ना उधर, वो उसका लॉक खराब हो गया था, वो ठीक करवाने वाला आया था। ठीक है ना, याद भी आ गया। ठीक है, अब हुआ क्या, आजकल तो देखो पैसे ऑनलाइन भी जा सकते हैं। ठीक है ना, अब क्या है, उसकी जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी मेरी। मैंने पूछा उससे कि भाई ऑनलाइन ले लेगा ना, क्योंकि मैं जनरली कैश रखता ना, थोड़ा बहुत कैश रखता हूँ, मान लो को ऑटो ऑटो में जाना पड़ गया या फिर छोटा मोटा उसके लिए। ठीक है, अदरवाइज नहीं रखता। ठीक है ना, क्योंकि हाथ ऐसा चमत्कारी मेरा, पैसे आए गए। अब मैंने उसे पूछा कि जी हाँ जी ऑनलाइन ले लोगे, बोला जी नहीं। चलो कोई नहीं, बाद में आ जाऊंगा, मगर चल कोई बात नहीं। तो फिर अब विकास आ गया था, मैंने विकास से पूछा कि ऑनलाइन मिल जाएंगे, सॉरी ऑफलाइन मिल जाएंगे। फिर मैंने उसको ऑनलाइन डाल दिया, उससे कैश ले लिया, कैश लेके उसको दे दी। किसके डिजायर पर? प्रोमिसर की डिजायर। अब किस पे कह रहे थे? कंटिनेंट पे कह रहे थे ना, देखता हूँ कंटिनेंट पे है कि नहीं। बेजिंग का क्या कुछ बस लैंडमार्क लिखो जरा, वेजरिंग पे लिखो, वेजरिंग एग्रीमेंट पे घेरूलाल सेक्शन कौन सा था इसका? 30, घेरूलाल वर्सेस महादेव, महादेव DEO, महादेव, 1959 सुप्रीम कोर्ट। 59, 1959, महादेव। नेक्स्ट केस लो लिखो, तेज करो अपनी स्पीड, स्पीड तेज करो। बाबा साहेब वर्सेस राजा राम। हाँ वेजरिंग में, 1931 बॉम्बे।
ठीक है जी। इस केस के अंदर बेसिकली फर्क बताया गया है वेजरिंग और कंटिजेंट के अंदर। देखो वेजरिंग एक तो सट्टा, एक तो इस हिसाब से समझते हैं, दूसरा क्या है वेजरिंग, क्योंकि वेजरिंग और कंटिजेंट हो सकता है कि एक जैसा साउंड करे, ठीक है ना। वेजरिंग के अंदर बेसिकली दोनों चांस होते हैं, या तो वो जीतेगा या फिर वो हारेगा। सिर्फ जीतने जीतने के चांस नहीं, जीतने जीतने के चांस है तो वेजरिंग नहीं है, सिर्फ हारने हारने के चांस है तो वेजरिंग नहीं है। क्योंकि सट्टा तो अनसर्टेन होता है भाई, आपने लॉटरी की टिकट खरीदी, पता नहीं लगेगा या नहीं लगेगा, कितने चांसेस है, 50-50% चांस होते हैं, है ना। सिंपल है। कंटिजेंसी में जो हैपनिंग नॉन हैपनिंग हो रही है उसमें चांस वाली बात नहीं है, ठीक है ना। मान लो सर्दियां अगर ज्यादा नहीं पड़ेंगी, कुछ तो पड़ेंगी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मेरे पास फ्रूट नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, थोड़ी क्वांटिटी में आ जाएगा। हम्म। सारे हाँ, इंश्योरेंस हाँ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं। सारे इंश्योरेंस के यहाँ कंटिजेंट होते हैं बेसिकली, ठीक है ना, हैपनिंग नॉन हैपनिंग वाले बहुत, ठीक है ना। बट मैं बेसिकली डिफरेंशिएशन बता रहा हूँ, ठीक है ना। सही। बेसिकली इस केस के अंदर क्या होता है, एक पहलवान होता है और वो छुट्टी बोल देता है, क्या अगर इस खाड़े में कोई नहीं आएगा, ठीक है जी, तो अगर कोई आ गया तो और मेरे साथ लड़ेगा तो भाई सीधी सिंपल सी बात है 500 रुपए का इनाम दूंगा। और मान लो पहलवान इतना खतरनाक है, ठीक है जी, उसको देखते ही दूसरे पहलवानों के पसीने छूट जाते हैं, ठीक है जी, और सब पहले ही हार मान जाते हैं। अगर कोई नहीं आएगा तो मैं अपना प्राइज मनी लेके निकल जाऊंगा यहाँ से। गुलाम की केस बाबा साहब की कसम, ठीक है जी, वो पहलवान इतना खतरनाक है, कोई भी नहीं आता, नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन में आ गया तो बेजिंग कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं उसका, बेजिंग एग्रीमेंट बना ही नहीं उसका। चलो आ जाओ। बहुत बार आ जाता है क्रॉसवर्ड कंपटीशन के ऊपर लिखो, KR लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। क्रॉसवर्ड कंपटीशन या फिर क्रॉसवर्ड जो गेम होता है वो वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है, वो एब्सोल्युटली वैलिड है। पता नहीं इसके कंपटीशन भी होते हैं क्रॉसवर्ड के, अखबार में आता है ना कई बार, इनामी भी आता है। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला केस लो लिख लो, इलस्ट्रेटिव लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। कंटिजेंट है। जो भी मेरे भतीजे को ढूंढ कर लेकर आएगा उसको 500 रुपए दूंगा। फिर उसमें भी है ना सब किसी को हाँ हाँ है, बिल्कुल है, मैं कह रहा हूँ इसके अंदर पहला केस देखो, इलस्ट्रेटिव लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। इसमें कोई केस लो नहीं तुम्हारा कंटिजेंट में, आगे आ जाओ। ये बहुत बड़ा हम्म? ये बहुत बड़ा लाल शुक्ला हाँ, ये तो उसमें भी है ना अपना कम्युनिकेशन में। तो 33, था क्या था एग्जैक्टली पता नहीं। वही भतीजा को गुम हो जाता है, ये नौकर होता है, ये ढूंढ के लेता है, लेकिन इसको सेठ जी पैसे नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं है, कम्युनिकेशन ही नहीं होता, इस कारण से ऑफर एक्सेप्टेंस का नहीं हुई है। कम्युनिकेशन नहीं हुआ ऑफर का, यस। तो नहीं मिले थे ना इसको इसलिए इसको इसको नहीं पैसे मिले थे। 33, एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट ऑन एन इवेंट नॉन हैपनिंग। 32 में कौन सा था, हैपन होने वाला इवेंट था। 33 में कौन सा है, हैपन ना होने वाला इवेंट है। चलो जी, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग यदि अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट डज नॉट हैपन, ठीक है जी। कब एनफोर्स होगा, जब हैपनिंग जो है इम्पॉसिबल हो जाए, बिकम्स इम्पॉसिबल उस इवेंट, ठीक हो गया। इलस्ट्रेशन देख लो, ए एग्री हो जाता है कि वो पे कर देगा बी को क्या, सम ऑफ मनी, यदि कोई सर्टेन शिप है डज नॉट रिटर्न, अगर वो ना लौटे। कैसी कंटीजेंसी है, ना होने वाली कंटीजेंसी है, ठीक है जी। द शिप इज संक, काली जी वाला था, ठीक है जी, जहाज ही डूब गया। एक पॉइंट ऐसा हो गया कि अब ये जो उसका आना इम्पॉसिबल हो चुका है, ठीक हो गया। द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स्ड व्हेन शिप संक्स।
जैसे ही न्यूज पता लगेगी कि जहाज तो डूब गया, अब बी जो है ए के पास पैसे मांगने के लिए पहुंच जाएगा। कंटिजेंसी कैसी थी? नॉन हैपनिंग वाली कंटिजेंसी थी। क्या? कि शिप ना आए, शिप तो डूब चुकी है, शिप तो आएगी नहीं अब। when event on which कॉन्ट्रैक्ट है या मैं नहीं मेरे पास, देखो जरा हेडिंग क्या है, व्हाट है क्या? when event on which contract is contingent to be deemed impossible, it if it is the future conduct of a living person, illustration पढ़ लो और हेडिंग पढ़ लो, काफी है। ए एग्री टू पे टू बी ए सम ऑफ मनी, यदि बी शादी कर ले सी से, लेकिन किंतु परंतु सी ने तो शादी कर ली डी से, द मैरिज ऑफ बी टू सी मस्ट नाउ बी कंसिडर्ड इम्पॉसिबल, अभी फिलहाल के लिए इम्पॉसिबल हो गई है किसकी? बी और सी की शादी। यद्यपि ऑल्दो यहाँ पर संभावनाएं हैं कि जो डी है वो मर जाए और सी फिर से जो है शादी के लिए बन जाए, ठीक है ना, और बी और सी की शादी हो जाए, ऐसी संभावना है। बट ये कैसी है? फ्यूचर कंटिजेंसी होगी नहीं होगी जब देखें। 35 when contract becomes void which are contingent on happening of specified event within fixed time, yes, contingent contract to do or not to do anything if a specified uncertain event happens within a fixed time becomes void, underline becomes void, if at the expiration of the time fixed such event has not happened, उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ठीक है जी, नहीं हुआ। देखो भैया, अगर अगली अमावस्या अगर 5 दिन में आ गई तो हम ये काम कर देंगे, ये काम नहीं करेंगे। 5 दिन में तो अमावस्या आई ही नहीं, ठीक है जी। 5 दिन के बाद बिकम्स वॉइड हो जाएगा ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। चलो जी, सिर्फ हेडिंग से कर लो। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट मे बी एनफोर्स्ड व्हिच आर कंटिजेंट ऑन स्पेसिफाइड इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन टाइम फिक्स्ड। कैसा इवेंट है? नॉन हैपनिंग वाला है, ठीक है, जो टाइम फिक्स रहेगा। जब इस पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट है या तो 5 दिन से पहले या 5 दिन वे या 5 दिन के बाद, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी समय जब ये फिक्स हो जाए कि भाई ये इवेंट तो होगा ही नहीं, एनफोर्स करा लो। सीधा सिंपल। 36 पे आ जाओ। एग्रीमेंट कंटिजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स वॉइड, यस, फ्रस्ट्रेट, कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया। कंटिजेंट एग्रीमेंट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन इम्पॉसिबल इवेंट हैपेंस, यस, जब ये दो पैरेलल लाइन जुड़ जाएंगी तो मैं पैसे दे दूंगा। पहला ये एग्जांपल इलस्ट्रेशन, ए एग्री कर देता है टू पे बी ₹1000 यदि ये दो स्ट्रेट लाइन शुड एनक्लोज स्पेस, किसी एक जगह पे जाके एक हो जाएंगी तो 1000 रुपये दे दूंगा। द एग्रीमेंट इज वॉइड। कैसा एग्रीमेंट? वॉइड है। ए एग्रीज टू पे बी ₹1000 यदि बी विल मैरी ए की डॉटर सी, सी वॉज डेड, सी तो मर चुकी है ऑलरेडी, द एग्रीमेंट इज वॉइड। दोनों स्टार लगा लेना इलस्ट्रेशन के ऊपर, दोनों पूछ लेते हैं। देखो जी, अब आपका ये 37 से लेकर ये कंसिडरेबल पोर्शन चलेगा, जिसमें स्पीड से कराऊंगा, जो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो, अन्यथा छोड़ देंगे उसको, ठीक है ना। चलो, नेट के लिए और अपना जैसे एलएलएम एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, ठीक हो गया, एलएलएम एग्जाम्स के लिए। ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ हेडिंग से कर लो। आ जाओ, मैं एक बार ना वो निकाल के लेके आता हूँ, बतौड़ी। लेडीज की जेल में लिखा है ये भेजनी पड़ेगी यार, अंदर पार्लर का इसका तो ना 24 घंटे 24 महीने का अंतर भेजनी पड़ेगी। चलो आओ 39 पे आ जाओ फटाफट। 39 पे आ जाओ। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रोमिस होली, ठीक है जी। ये क्या है? एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है जी। जब कभी कोई आदमी बोल दे कि भाई मैं तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करूंगा, तो एंटिसिपेटरी ब्रीच के ग्राउंड के ऊपर आप कोर्ट में जा सकते हो। व्हेन, जब कोई पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूज कर देती है, परफॉर्म करने से मना कर देती है, या फिर डिसेबल कर देती है खुद को फ्रॉम परफॉर्मिंग करने से हिज प्रोमिस इन इट्स एंटायरिटी, सारा का सारा, द प्रोमिस में पुट टू एंड, ये सारा का सारा प्रोमिस पुट टू एंड किया जा सकता है टू द कॉन्ट्रैक्ट अनलेस ही हैज सिग्निफाइड बाय वर्ड्स और कंडक्ट हिज एक्विसेंस इन इट्स कंटिन्यूएंस। सिंपल, इसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी लॉ के लिए एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ये डायरेक्ट आ जाता है लॉ में। ए एक सिंगर है, एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी द मैनेजर ऑफ द थिएटर टू सिंग
एट हिज थिएटर 2 रातों के लिए इन एवरी वीक, हर हफ्ते, ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 महीने, एंड बी इंगेज कर लेता है टू पे हर 100 रुपए पर परफॉर्मेंस पर नाइट। ठीक है जी। ऑन द छठी नाइट ए जो है विलफुली एबसेंट हो जाता है, कहाँ, थिएटर में सिंगिंग करने से। अब बी आजाद है क्या, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे या उसको कैरी कर दे, कोई बात नहीं, आज नहीं आया कल आ जाए, सिंपल हो गया। ये सिंगर वाला बहुत बार पूछ लेते हैं, जुडिशरी भी बहुत बार पूछ लेते हैं। आगे आ जाओ, ये जॉइंट लाइबिलिटी छोड़ दो, डिवोल्यूशन ऑफ राइट छोड़ दो, ये 46 से आ जाओ। चलिए ऐसे से बीच दो पेज लो लिखो क्रॉस वर्सेस लाइट कैप्चर वर्सेस डी लाइट मेरे पास टाइम ऑफ फ्रस्ट्रेशन चार्ज टेरिंग, नहीं है मेरे पास। आओ जी 46 से आ जाओ। टाइम एंड प्लेस ऑफ द परफॉर्मेंस, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म भी तो करना पड़ेगा, उसका टाइम एंड प्लेस, सिर्फ हेडिंग हेडिंग पढ़ रहा हूँ। 46 से शुरू हो जाता है, टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, जब नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम स्पेसिफाइड। ठीक है जी, सीधी सिंपल सी बात है, वकील होने के नाते कॉमन सेंस से कोई भी टाइम मेंशन नहीं है तो कौन सा टाइम होगा परफॉर्म करने का, जनरली जायज रीजनेबल टाइम। देखो जब वर्ड, लास्ट वर्ड देखो, रीजनेबल टाइम, इस रीजनेबल टाइम में इसको कंप्लीट करना होगा। अब ये रीजनेबल टाइम क्या है, यह क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, एक्सप्लेनेशन के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है जी। 47, टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड। ठीक है, जब टाइम बता दिया गया लेकिन एप्लीकेशन परफॉर्म करने की नहीं बनाई गई है, तो यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस, जो भी दिन के यूजुअल आवर्स होते हैं बिजनेस के, तब काम कर लो। मैंने क्या करा, पेंट वाले को बुला लिया, कारपेंटर को बुला लिया, और उसको जो है वो तो बता दिया है, टाइम तो बता दिया है मैंने, टाइम स्पेसिफाइड, लेकिन मैंने उसको फोन करके नहीं बताया कि तू आज आ जाए या कल आ जा, वो आया ऑटोमेटिक। ठीक है जी, दिन में आएगा, रात में तो करेगा नहीं। ठीक है जी, दिन में आया और उसने काम निपटा दिया। चलो जी 48, सिर्फ हेडिंग, एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन डे टू बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, बस सिर्फ हेडिंग से पढ़ लो काफी। 51, प्रोमिसर, ये क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, promisers not bound to perform unless reciprocal promisee ready and willing to perform। illustration देख लो, a and b कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, that a shall क्या करेगा, डिलीवर करेगा सामान, माल, किसको, b को, और b जो है पे करेगा डिलीवरी होने पर। ये क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है जी। ए नीड नॉट डिलीवर द गुड्स, ए को जरूरत नहीं है कि वो पहले डिलीवर करे गुड, जब तक कि बी जो है रेडी एंड विलिंग ना हो पैसे पे करने के लिए। भाई पैसे तो बताओ, अरे पैसे मेरे पास ही है, पता कैश लेगा, कैसे लेगा, भाई कैश ही नहीं, कैश आ जा मेरे पास, कैश आ जा, रेडी, हाँ रेडी। ठीक है ना, ए परफॉर्म कर देगा अपना। बी नीड नॉट टू पे, और बी के लिए क्या लिखा है, उसको पे करने की जरूरत नहीं है जब तक कि ए रेडी एंड विलिंग ना हो डिलीवरी करने के लिए। ठीक है ना, ये बहुत बार पूछ लेते हैं। आगे आ जाओ, ऑर्डर 52 के अंदर बताया गया है, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो फिर बात फिर वही है, एक बच्चा गया या एक आदमी गया दुकान के ऊपर, उसने बोला कि भाई 10 रुपए के कुरकुरे दे दे। ठीक है जी, अब दुकानदार भी खड़ा हुआ हाथ में कुरकुरे लेके, ठीक है जी, और क्लाइंट भी, ग्राहक भी खड़ा हुआ 10 रुपए या 20 रुपए लेके। अब पहले 20 रुपए आने चाहिए या पहले कुरकुरे आने चाहिए, ये ऑर्डर 52 के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है ना, जब वेयर द ऑर्डर इन विच रेसिप्रोकल प्रोमिसेस आर टू बी परफॉर्म्ड इज एक्सप्रेसली फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा ही फिक्स है कि भाई पहले डिलीवरी होगी या पहले पैसे, तो कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ही चलेंगे। दे शैल बी परफॉर्म्ड इन ऑर्डर, एंड जहां पर कोई भी ऑर्डर फिक्स नहीं है बाय द कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, दे शैल बी परफॉर्म्ड इन दैट ऑर्डर विच इज द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन रिक्वायर, जो भी नेचुरल ट्रांजैक्शन होती है उसके अंदर ही जो क्या है परफॉर्म कर देंगे। इसी कारण से मैंने आपसे पूछा भाई पहले 10 रुपए जाएंगे या पहले कुरकुरे आएंगे। जनरल ट्रांजैक्शन क्या होती है, दुकान पे तो गए होगे तुम लोग, पहले सामान आता है, ठीक है ना, बाद में तो हिसाब किताब होता है। ठीक है ना, चलो आगे आ जाओ।
56 पे आ जाओ। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, सीधी सिंपल सी बात है, इम्पॉसिबल एक्ट करने के लिए एग्रीमेंट कर लिया, चांद तारे तोड़ के ले आया हम। एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इटसेल्फ वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट आफ्टरवर्ड्स बिकमिंग इम्पॉसिबल और अनलॉफुल, एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा जो बाद में हो गया तो क्या हो जाएगा, बिकम्स वॉइड हो जाएगा। स्क्रीन पे देख लो या फिर बेरेट में देख लो अपने, ठीक है जी। चलो आगे आ जाओ। कंपनसेशन फॉर लॉस थ्रू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट नॉन टू बी इम्पॉसिबल और अनलॉफुल, ठीक है जी। कंपनसेशन किस लिए, यदि कोई नुकसान हो गया थ्रू नॉन परफॉर्मेंस होने के कारण ऑफ एक्ट, उस एक्ट के जो कि पता था कि ये इम्पॉसिबल और अनलॉफुल है, ठीक है जी। इलस्ट्रेशन देख लो इसका जरा, कौन सा इंपॉर्टेंट है। सी देख लो, ए कॉन्टेक्ट कर लेता है कि वो बी से शादी करेगा, बीइंग ऑलरेडी मैरिड टू सी, और पहले से ही सी से शादीशुदा है, एंड बीइंग फॉरबिडन बाय लॉ, और लॉ से भी परमिशन नहीं है, उससे भी फॉरबिडन है, टू विच ही इज सब्जेक्ट टू प्रैक्टिस पॉलीगमी, वो बहुविवाह नहीं कर सकता। ए मस्ट मेक कंपनसेशन टू बी, अब ए को बी को कंपनसेट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि नुकसान यदि हो गया बी का कोज्ड टू हर बाय द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ हिज प्रॉमिस, यस, शादी ना होने से अगर बी का जितना नुकसान हुआ तो ए को अब कंपनसेशन करना पड़ेगा। क्यों, ए को तो पता था, ए को पता था ना कि मेरे पास एक एक वाइफ और जो घर पे बैठी हुई है, ठीक है ना। ए को ये भी पता है कि भाई कानून तो पॉलीगमी अलाउ नहीं करता, बाइगमी अलाउ नहीं करता, पॉलीगमी तो बहुत दूर की बात है। लेट से ना भी पता हो तो लो ना जानने का या लो की अनभिज्ञता का एक्सक्यूज भी नहीं होता है, ठीक है ना, तो ये तो सोच भी नहीं सकता हो। सतावन, रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू थिंग लीगल एंड ऑल्सो अदर थिंग्स इलीगल, एक ऐसा रेसिप्रोकल प्रॉमिस है कि एक तरफ तो लीगल है दूसरी तरफ इलीगल है, जो लीगल बड़ा है वो उसको निपटा दो, जो इलीगल बढ़ा उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। किसमें 57 में है। अल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच बीइंग लीगल वन ब्रांच बीइंग इलीगल, ठीक है जी। हुआ क्या, मैंने आपके लिए कोई काम कर दिया है और फिर मैंने आपको बोल दिया या तो आप जो है मेरे को पैसों में पेमेंट कर दो, या फिर आप जो है एक कट्टा चरस गांजा अफीम जो भी है वो भिजवा दो, ठीक है ना। तो पैसे वाला जितना है वो तो है लीगल, जो अल्टरनेटिवली है कि भाई अगर पैसे ना हो तो आप ये सामान भिजवा दो, ठीक है ना। भाई आप लोग तो बड़े डॉक्टर्स हो, आपके लिए तो एक कट्टा बड़ी छोटी चीज है, ठीक है ना। बहुत बहुत एक डेढ़ महीने पहले थोड़े दिन में जो करते आ रहे थे गांव जी 35 या 40 जब भी पूरे कोल्ड में मैं वो तो प्रोड्यूस करने के लिए आए हो ना, किसी केस के अंदर आए हो। हाँ वो तो है, वो ध्यान रखना, वो माले माले मुकदमा बोलते हैं उसको, वो किसी का नहीं होता, वो कोर्ट का होता है। हम्म, कोर्ट की प्रॉपर्टी हो। अच्छा, गांजे की खुशबू भी होती है, अच्छा अच्छा, महक, अच्छा, चंदन की खुशबू। बोले एक और एक्सपर्ट आया, नहीं होती उसकी भी खुशबू नहीं। अरे नहीं चलो आगे आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ, अरे आ जाओ। 63, सेक्शन 63 स्टार लगा लो। प्रोमिसी में डिस्पेंस विद और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिसी, याद कर लो, 6 रुपए देने थे लेकिन 3 रुपए दे के ही बात बन गई, 3 रुपए दे के उसने डिस्चार्ज कर दिया। 63 इलस्ट्रेशन देख लो। ए ओज बी 5,000 रुपए, ए पे करता है बी को एंड बी एक्सेप्ट कर लेता है इन सेटिस्फेक्शन ऑफ सारे 5,000 के बदले में सिर्फ 2,000। एक आधी बार हो जाता है ना, हमारा भाई तू 2,000 दे दे यार, तेरे से तो 5,000 आ ही नहीं सकते, तू 2,000 दे दे यार, काम खत्म कर, भाजते चोर की लंगोटी से ही बड़ा काम हो गया, ठीक है जी। किसमें 63 के अंदर। चलो भैया 64, जो हमने ये किया था कॉन्सिक्वेंस ऑफ रेसिजन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये सिर्फ लॉ वाले बच्चों के लिए। व्हेन एक बंदा एट हुज जिसके ऑप्शन पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल है वो रिसाइंड करता है, यदि वो रद्द करता है, वही मोरी बीबी धर्मोदास वाला,
ऐसा जो बच्चे के बिहाफ पे वॉइडेबल है। अगर वही एग्रीमेंट, वो बच्चा अगर एग्रीमेंट को रिसाइन रद्द कर देता है, दी अदर पार्टी देयर टू नीड नॉट टू परफॉर्म एनी प्रोमिस, जो दूसरी पार्टी है ना, उसको कुछ भी प्रॉमिस परफॉर्म करने की आवश्यकता नहीं है। देयर इन कंटेंट इन विच ही इज द प्रोमिसर, जिसके अंदर वो प्रोमिसर है। द पार्टी रिसाइनिंग ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, और वो वाली पार्टी जो रिसाइन कर रही है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को, शेल यदि इफ ही हैव रिसीव्ड, अगर उसने कुछ रिसीव किया कोई भी बेनिफिट अंडर देयर अंडर फ्रॉम अनदर पार्टी, दूसरी पार्टी से, टू सच कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए उसको रीस्टोर करना पड़ेगा वो वाला बेनिफिट। एक बच्चा जब पैसे मिल रहे थे तब तक तो वो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट चिल्ला रहा था, जैसे ही ऑब्लिगेशन की बात आई वो सीधा कोर्ट में पहुंच गया। क्या बोला, देखो जी मैं बच्चा हूँ और मेरे साथ देखो इस आदमी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और अब मुझे ये फोर्स कर रहा है कि मेरे को ये काम करना है, इस कारण से कृपया करके आप इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दीजिए, एग्रीमेंट को रिसाइड कर दीजिए। तो सीधा 64 में डालेंगे, क्यों? क्योंकि बच्चे के ब्याह पे वो एडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। कोर्ट क्या बोलेगी, ठीक है भैया रिसाइड हो जाएगा, बट पहले तू जो भी तूने बेनिफिट लिए है ना इस बंदे से, रिस्पोंडेंट या डिफेंडेंट से, ये वापस कर दे। so far as may be to the person from whom it was received, ठीक है जी। 65 सेम चीज, when an agreement is discovered to be void, 64 में voidable था, 65 में void है। और when the contract becomes void, अंडरलाइन करो becomes void को भी, any person who has received any advantage under such agreement or contract is bound to restore, किसी भी तरीके से कर लो, चाहे voidable contract को रिसाइन करोगे, रिसाइन करवाने के लिए जाओगे, या फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को डिक्लेरेशन के लिए जाओगे, वहां पे आपको तो रिस्टोर करना ही पड़ेगा। बहुत बार आता है ए जो है पैसे पे करता है बी को कितने 1000 रुपए, किस लिए? इन कंसिडरेशन ऑफ बी, कंसिडरेशन कीमत है ये बी की, क्यों? क्योंकि बी ने प्रॉमिस कर दिया है शादी करने के लिए सी से। सी कौन है? ए की लड़की। ए बोल रहा है बी को, अगर तू मेरी बेटी से शादी करेगा तो मैं तुझे 1000 रुपए दूंगा। सी इज डेड एट द टाइम ऑफ द प्रोमिस, सी जो है प्रोमिस के समय मर चुकी है। द एग्रीमेंट इज वॉइड बट बी मस्ट रीपे ए 1000 रुपए। बी नहीं बोल सकता अरे मैं तो तैयार ही हूं, मेरी डेड बॉडी से फेरे पड़वा दो, नहीं, रिस्टोर करने पे। बी बहुत बार पूछते हैं, ए कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है बी से कि वो डिलीवर कर देगा उसको क्या, 250 मण चावल, कब? बिफोर 1 मई, 1 मई से पहले। ए डिलीवर कर पाता है 130 मण ओनली बिफोर दैट डे एंड नन आफ्टर, उसके बाद एक भी नहीं। बी रिटेन्स 130 मण आफ्टर द 1 May, ही इज बाउंड टू पे ए फॉर देम। 130 मण के लिए, 250 मण के लिए नहीं पे करना उसको, 130 मण के लिए तो पे करना पड़ेगा उसको। क्यों? क्योंकि रिटेन कर लिए 130 मण। ये सिंगर वाला बहुत आता है, दोबारा से आ गया, ठीक है ना। जितनी रातों के लिए वो सिंगर ने गाया उतनी रातों के लिए पे हो जाएगा, जितनी रातों के लिए नहीं गाया उतनी रातों के लिए पे नहीं होगा। ये मोड छोड़ दो, आ जाओ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, 68 है। 68 पे आ जाओ। ये तुम्हारे स्कूल सिलेबस में है ना, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। देखो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए शर्तें आ गई, हमने अभी तक जो पढ़ी शर्तें का जरा बताओ फटाफट। कॉन्ट्रैक्ट करने की कुछ शर्तें होती हैं, बेसिक एलिमेंट्स, ये तो डेफिनेशंस होगी। लीगल होना चाहिए सब्जेक्ट में। साउंड माइंड होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, ठीक है जी। कंसेंट, म्यूचुअल कंसेंट, अनक्वालिफाइड, ठीक है ना। एब्सोल्यूट होनी चाहिए, ठीक है जी। वही फिर ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कंसीडरेशन, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है जी। और फ्री कंसेंट होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम कुफनम, CUF ठीक है जी। वेजरिंग नहीं होना चाहिए, कंटीजेंट चल सकता है, ये सारी की सारी कंडीशन। लेकिन कई मुहूर्त ऐसे होते हैं जिसमें एक आधी कंडीशन या सारी की सारी कंडीशन फॉलो नहीं होती, ठीक है। मान लो अगर एक बच्चे के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ जाए तो भाई उसकी तो कंसेंट मानता ही नहीं, लो मानता ही नहीं उसकी तो कंसेंट। जैसे कि एक परिवार है, एक परिवार के अंदर बेसिकली दिखा देता हूँ मैं। ये एक फादर है, सन 1 सन 2, सन 1 की वाइफ भी है, सन 1 के 2 बच्चे हैं, सन 1 सन,
सन 1 डॉटर, ठीक है। इसकी भी वाइफ है और इसका फिलहाल एक बच्चा है, सन 2 सन, ठीक हो गया, सही। अच्छा, इनकी मम्मी भी है, बढ़िया, बड़ी खुशहाल फैमिली है, ठीक है। होता क्या है, एक शादी का न्योता आता है, ठीक है जी। अब क्या है, छोटे बच्चे को, छोटा जो लड़का है इसको छोड़ देते हैं कि भाई तू जो है बाल बच्चे संभाल ले, क्योंकि दूर जाना है शादी में, तो बच्चों को संभाल ले। तो घर पे कौन कौन है, घर पे ये लोग हैं, समझ गए, ठीक हो गया। ये लोग एक, दो, तीन, चार, ये शादी में गए, बैठ के गाड़ी में, गाड़ी का हो गया एक्सीडेंट, भूम, ठीक है जी, चारों ऑन द स्पॉट खत्म, ठीक हो गया। ये अपनों को तो चलो ठीक है मेंटेन कर लेगा, इनको कौन मेंटेन करेगा, ठीक है ना। तो एक एग्रीमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, नेसेसिटी सप्लाई होने का काम है। बीएनएस में सेक्शन लास्ट में पढ़ चुके हैं हम, नेसेसिटी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट। जिस बच्चे को या जिस किसी भी आदमी को किसी नेसेसिटी की जरूरत है और उस समय उसको नेसेसिटी नहीं मिलती है उस बंदे से जो कि लीगली बाउंड है, अब कौन 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 गार्जियन बनेगा, यही बनेगा दोनों। भी हो जाएगा। इनकी बॉडी को लेट से ये जो डॉटर है ये भी छोटी है, ये तो दूध मुही है बेचारी, इसके साथ तो ये भी नहीं कर सकते ले बेटा पैसे दे ले ले जा दुकान पर दूध पी ले, ठीक है ना। ये लीगली बाउंड हो गए हैं इनको मेंटेन करने के लिए। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो फिर वो करना अब चक्कर क्या है, चैरिटी, देखो ध्यान रखना, लॉ और कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है, देयर इज नथिंग कॉल्ड चैरिटी। चैरिटी जैसी कोई संस्था, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई कंसेप्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू द लॉ, ठीक है। होता होगा लेकिन इंग्लिश लॉ नहीं मानता। हमारा लॉ कैसा है, ये इंग्लिश लॉ की एक रेप्लिका या प्लेबी लगाओ कि थर्ड क्लास कॉपी। चलो, तो क्या है भैया, एक एग्रीमेंट तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगेन ये बच्चे बड़े भी तो होंगे, कल को इनकी एजुकेशन है, मेडिसिन है, इनके कपड़े लत्ते हैं, ठीक है जी, इनकी घुमाई फिराई है, खाना पीना, सब कुछ पैसे से आता है आजकल तो, ठीक है ना। कल को ये मना करके तो फिर इसका नुकसान हो जाएगा, हम S2 का भी नुकसान नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो क्या कर लेते हैं हम, एक क्वासी, क्या, एक आभासीय, आभासीय, शायद यही अमातर लगेगी छुट्टी, या बड़ी नहीं लगती, आभासीय कॉन्ट्रैक्ट हम जो है डीम्ड कर लेंगे। क्या कॉन्ट्रैक्ट डीम कर लेंगे, क्या कॉन्ट्रैक्ट डीम कर लेंगे कि भाई ये छोटे बच्चों को नेसेसिटी की जरूरत थी, इसके लिए जो है अब जो है S2 जिम्मेदार हो जाएगा, इनका जो चाचा जिम्मेदार हो जाएगा, ठीक है जी, वो केयर कस्टडी उठा लेगा इनकी, ठीक है जी। और कल को जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो इनकी प्रॉपर्टी में से, ठीक है ना, जो बड़े लड़के के जो S1S और S1D है ना, इनकी प्रॉपर्टी में से उनको उनका कंपोजिशन कर दिया जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, ये तो छोटे बच्चे हैं, अपेरेंट या बिल्कुल फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, मेटाफोरिकल ही बन सकता है, ठीक हो गया, सिंपल होगा। यही से जनित कर लेना, ऑब्जर्व सेक्शन 68 पे। यदि एक पर्सन जो कि इनकेपेबल है, क्यों, किस चीज के इनकेपेबल, वो एंटर इनटू कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता, और एनीवन whom he is legally bound to support, ठीक है जी, is supplied by an another person with necessities suited to his condition in life, the person who has furnished such supplies, वो वाला बंदा जिसने ये नेसेसिटी सप्लाई करी है उन केपेबल बंदों को, इज एंटाइटल है, एंटाइटल हो गया है टू बी रीइंबर्स्ड, के रीइंबर्स मतलब क्षतिपूर्ति करना, उनका भरपाई करना, किससे, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकेपेबल पर्संस, ये जो बच्चे थे उनकी प्रॉपर्टी से पैसा निकालकर S2 को दिया जाएगा, ठीक है जी, जिसमें से फिर उनको मेंटेन करेगा, उनको गार्ड करेगा, उनके केयर पोर्शन का ध्यान रखेगा, उनकी जरूरतों को पूरा करेगा बेसिकली, ठीक हो गया। पहला क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ए सप्लाई करता है बी को, बी कौन है, एक लुनाटिक, पागल, किसी से सप्लाई करता है विद नेसेसिटीज सूटेबल टू हिज कंडीशन इन लाइफ। मान लो कोई एक पागल बंदा है, बताओ बेस्ट सूटेड फैसिलिटीज क्या है उसके लिए, रहना खाना दवाई डॉक्टर, ठीक हो गया, सिंपल होगा, वो सारी सारी सप्लाई कर रहा है। अब ए एंटाइटल हो चुका है कि रीइंबर्स किया जाएगा बी की प्रॉपर्टी में से उसको,
ए सप्लाई करता है द वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑफ बी, बी के बच्चों को, ठीक है जी। बी कौन था? बी वही ऊपर वाला लूनेटिक, ठीक है ना। विद नेसेसरीज सुटेबल टू देयर कंडीशन इन लाइफ, ए इज एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड फ्रॉम बी की प्रॉपर्टी। ठीक हो गया, सिंपल। चलो 69 रीइंबर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर इन पेमेंट ऑफ व्हिच ही इज इंटरेस्टेड। बिल्कुल ठीक बात है, इलस्ट्रेशन से देख लो। बी होल्ड्स लैंड इन बंगाल, बी के पास जमीन है कहां? बंगाल में। कैसे होल्ड करता है? ऑन लीज। किसके द्वारा ग्रांटेड है लीज? ए कौन है? जमींदार। बी एक आदमी है, उसने ए जो जमींदार बंगाल का बड़ा जमींदार है उससे कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी लीज पे ली, ठीक है ना। अब रेवेन्यू पेबल है ए के द्वारा, ठीक है ना। अपने जो खेत क्या होते हैं, रेवेन्यू जाता है इसका किसको? गवर्नमेंट को। बीइंग इन एरियर्स, और उसके एरियर्स इकट्ठे हो गए हैं। हिज लैंड इन एडवर्टाइज्ड फॉर सेल बाय द गवर्नमेंट, और इस कारण से क्योंकि एरियर आ नहीं रहा है रेवेन्यू का, क्योंकि अंग्रेजों ने ये कानून लेके आया, तो अंग्रेज की बात होगी। आज की डेट में ऐसा नहीं होता, ठीक हो गया। अंग्रेजों ने, अंग्रेजी गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, भाई देखो इस प्रॉपर्टी से ना रेवेन्यू नहीं आ रहा है, टैक्स नहीं आ रहा है, ये कर नहीं दे रहा है, चलो इसकी प्रॉपर्टी अटैच करो और बेचने के लिए निकाल दो। अंडर द रेवेन्यू लॉज, उस समय के जो रेवेन्यू लॉज थे, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच सेल विल बी द एनलमेंट ऑफ बीज लीज, ठीक है जी। अगर एक जमींदार की प्रॉपर्टी बिक गई तो बी की लीज भी तो खत्म हो गई, है ना, बिल्कुल खत्म हो गई। टू अब बी टू प्रिवेंट द सेल, अब बी जो है इस प्रॉपर्टी को बिकने से बचाने के लिए क्या करता है, जो भी लीज, जो भी अमाउंट होता है रेवेन्यू का वो उसको पे कर देता है, ठीक है ना। Consequent annulment of his own lease pays to the government the sum due from A. A is bound to make good to B the amount so paid. ठीक है जी। अब भाई बैठ के कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं, तो बहुत समय निकल जाता है। इतनी देर में तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एक्वायर अटैच करती है और उसको बेच देती है। आनर फानर में क्या करा, फटाक से रेवेन्यू ऑफिस में चला गया, कौन? बी, जिसने लीज पे प्रॉपर्टी ले रखी, किसकी? ए की। बोलता है कि देख बताओ जी कितना अमाउंट पेंडिंग है, सारा अमाउंट दे देता है, ठीक है जी। बट ध्यान रखना, अब वो एंटाइटल हो चुका है कि रीइंबर्समेंट ले किससे? ए से, ठीक हो गया। आओ जरा 69 एक बंदा हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट, जो कि पेमेंट में इंटरेस्टेड है, बी पेमेंट में इंटरेस्टेड है, ऑफ मनी विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ, इस केस के अंदर ए बाउंड बाय लॉ था पे करने के लिए, लेकिन इंटरेस्टेड कौन है? बी। एंड हु देयरफॉर पेज इट, अब ये जो इंटरेस्टेड बंदा है ये क्या कर देता है, ये पे भी कर देता है। यह एंटाइटल हो जाएगा बंदा जिसने पे किया है कि उसको रीइंबर्स किया जाए उस दूसरे बंदे के द्वारा, ठीक है। कभी बैंक में गए हो, पेमेंट डाली है किसी के अकाउंट में कैश, हाँ मतलब गए हो, गुड़िया गई है, ठीक है जी। क्या ऐसा कभी होता है या हुआ है तुम्हारे साथ कि भाई तेरा तो अकाउंट नहीं है ये, तू कैसे पैसे डाल सकता है या सकती है? सोचो, क्या बैंक पूछेगा, अरे भाई तू कौन लगता है उसका पैसे डालने आया तू, अरे तुम कौन हो, हमारे अकाउंट में भी डाल दो, पूछेगा बैंक को मतलब, ठीक हो गया। हाँ अगर पैसे निकालने हैं तो निकालवा के दिखाओ दूसरे के अकाउंट से, अपने अकाउंट से भी लोग ना तो भी वो इतनी फोटो खींच लेगा, इधर उधर से देख लेगा, तू ये क्या, तू ये क्या, साइन कर, नहीं साइन मैच नहीं हो रही है, नहीं हो रहा, समझ पा रहे हो, सिंपल। रेवेन्यू ऑफिस में किसी के माइंड में ये होगा भाई बी कैसे पे कर सकता है, आप किसी भी ऑफिस में चले जाओ जिसमें ड्यूज पे करने हैं, किसी के भी पे करो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। अब जैसे प्रॉपर्टी टैक्स आता है, मैं अपना प्रॉपर्टी टैक्स भरता हूँ, ठीक है जी। अब सीधी सिंपल सी बात है, मेरा पड़ोसी मुझे एक बार बोल गया कि यार ऐसा है, अभी मैंने फिलहाल कर दे, फिलहाल तो एक बार थोड़ा सा कम हो रहा है, मगर जी कर दूंगा अंकल जी, बताओ आप। बोलेगा मैं तेरे को 30 दिन के अंदर दे दूंगा, मैंने उसका भी कर दिया। हाँ प्रॉपर्टी टैक्स भर सकते हैं, ठीक है ना। बट ध्यान रखना, जैसे ही मैंने उसकी पेमेंट करी, मैं कौन हो गया, मैं इंटरेस्टेड बंदा होगा उसकी पेमेंट में, ठीक है ना। वो उससे अब रीइंबर्समेंट होगा। देखो पेमेंट नहीं बोला, जितनी पेमेंट देगी वो पेमेंट वापस देगा, क्या लिखा है, रीइंबर्समेंट,
सर ये इसी का कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो, बस कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं ना, मैं तो कह रहा हूँ कि इतनी देर में कॉन्ट्रैक्ट करते। बी ए के घर पे जाता है, ए को मनाता, अरे भाई तेरी प्रॉपर्टी अंग्रेज एक्वायर कर लेंगे, अटैच कर देंगे और बेच देंगे, मैं रेवेन्यू पे कर देता हूँ, तू मेरे को रीइंबर्स कर दिए। ठीक है ना, मान लो इतना टाइम लगा था, इतनी देर में कॉन्ट्रैक्ट जनित होता, उस कॉन्ट्रैक्ट उससे पहले प्रॉपर्टी बिक जाती, तो क्या डीम्ड कर लिया। यही तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ भी एक आभासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया। सिचुएशन ही मतलब दे दिया। हाँ, ये 5 प्रकार की सिचुएशन दे रहे हैं, इन सिचुएशन के अलावा कोई क्वासी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ध्यान रखना। सिर्फ 5 प्रकार के क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है स्पेसिफिक। आओ 70 पे आ जाओ। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिशियस एक्ट, यस, ग्रेटिशियस चैरिटी। ठीक है जी, मैंने आपको अपना कोई सामान दे दिया है, ठीक है ना, और ध्यान रखना चैरिटी नहीं है, ठीक हो गया, आप इंजॉय कर रहे हो इस चीज को, और उसमें कोई नुकसान हो गया तो मेरे आपको मुझे रीइंबर्स करना पड़ेगा। वेयर एक बंदा लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर, किसी दूसरे बंदे के लिए कोई लॉफुली मतलब कोई चीज कर देता है या फिर डिलीवर कर देता है कुछ चीजें, नॉट इंटेंडिंग टू डू सो ग्रेचुइटसली, और उसने सारा का सारा काम चैरिटी यानी फ्री में नहीं है, कुछ मतलब भिक्षा देने का काम नहीं है, ठीक है जी। एंड सच अदर पर्सन एंजॉयज द बेनिफिट, और ये जो दूसरा बंदा है ये क्या करता है, एंजॉय करता है बेनिफिट को, देर ऑफ द लेटर इज बाउंड टू मेक कंपनसेशन, जो ये लेटर बंदा है, जो दूसरा बंदा है, वो बाउंड हो जाएगा कि वो कंपनसेट करे किसी उस बंदे को जिससे ये चीजें आई हैं नॉन ग्रेचुइटसली, या फिर रिस्टोर करे, ठीक है ना, थिंग्स सो डन और डिलीवर्ड, सिंपल। आओ जरा इलस्ट्रेशन देख लो। ए एक व्यापारी है, वो छोड़ देता है अपना माल बी के घर पे, कैसे, बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक छूटा है यानी चैरिटी नहीं हुई कुछ, बी के तो मजे ही हो गए। बी ट्रीट्स द गुड्स एज इज ओन, ऐसे यूज कर रहा है जैसे वो उसकी अपनी ही तो है। ही इज बाउंड टू पे ए फॉर देम, वह बाउंड हो जाएगा ए को कि उसके लिए वो पे कर दे। ए सेव्स बीज प्रॉपर्टी फ्रॉम फायर, ए जो है बी की प्रॉपर्टी आग से बचा लेता है। ए इज नॉट एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फ्रॉम बी, ए एंटाइटल नहीं है कंपनसेशन के लिए बी से। इफ द सर्कमस्टांसेस शो दैट ही इंटेंडेड टू एक्ट ग्रेचुइटसली, अगर उसने ये काम किया, भाई चल कोई बात नहीं, मदद तो करनी पड़ती है, सामाजिक स्वार्थ के लिए मैंने ये काम कर दिया, सिंपल होगा ये सब, सही। आओ चौथे प्रकार का क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, ठीक है जी। गुड़िया खाना खा पी के, ठीक है जी, रात को टहल रही है, ठीक है जी, रोड के ऊपर रात को टहलते हुए गुड़िया को मिल गया नोड़ा का हार। गुड़िया कौन है, फाइंडर ऑफ गुड्स है, ठीक हो गया, सिंपल। अरे फाइंडर ऑफ द गुड्स मुझे भी याद आ गया, फाइंडर ऑफ द गुड्स, मैंने आपको कॉल किया था ना उस दिन, तुम्हारा कुछ गिरा था कि तुम उस दिन आए थे, मैंने कॉल किया था क्या आपको उस दिन, जिस दिन तुम उस पे हवन पे आए थे, नीचे नहीं कान का ही नहीं तो गोल गोल छोटा सा। अब वो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा वो गोल्ड का है वो क्या है, चलो आज याद आ गया, आज उसको दान कराऊंगा, घर पे नहीं करते ना ऐसी चीजें, और वो पड़ा हुआ है। सबसे पहले तो मैंने मैडम को कॉल किया, तुम्हारी भाभी को, कि देख मैडम गिर तो नहीं गया, ठीक है, बोले नहीं मेरा तो वैसे क्लिपर है, ठीक है ना, मेरा तो नहीं गिरा, यहाँ पे सीढ़ी बिल्कुल नीचे रोड पे। हो सकता है कोई चाहिए इतनी तो दूर क्यों जाना है, अपना दान कर दे, ठीक है ना, सही हुआ आज सेक्शन पढ़ दिए, ठीक है ना। अ पर्सन हु फाइंड्स गुड्स, बताओ वो उसकी, तो प्रॉपर्टी किसी उसकी, जिसको मिल गई उसके फोन बढ़िया सी है। उसको दे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि एक पर्सन वो कौन है, सिर्फ फाइंडर ऑफ गुड्स है, बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक्स देम इनटू हिज कस्टडी, वो अपनी कस्टडी में ले लेता है, इज सब्जेक्ट टू द सेम रिस्पांसिबिलिटी एज ऑफ डेली सीबीटी हो जाएगा, सीएमपी। सी, हाँ ये सीएमपी यूज है। अगर उसने अपने यूज के लिए उसको यूज कर लिया है, पर्सनल यूज के लिए कर लिया है, ठीक है जी, गुड़िया ने क्या करा, वो हार टांगा, ठीक है जी, और पार्टी पे चली गई, हाँ पे जिसका था वो मिल गया ठीक है ना, ध्यान रखो, क्योंकि जो फाइंडर ऑफ गुड्स है
और जो ओनर ऑफ द गुड है, ठीक है जी, उनकी तो आपस में कभी मुलाकात ही नहीं, उनके बीच में तो कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं भौतिक रूप से, तो क्या हम आभास कर लेंगे, ऐसा मान लेंगे कॉन्ट्रैक्ट का कोसी कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है ना। लायबिलिटी 72, ऑफ पर्सन टू हुम मनी इज पेड, जिसको मनी पे किया गया है या थिंग डिलीवर करी है या बाय मिस्टेक और अंडर कोवर्जन ऑफ चीज आ गई है, ठीक है जी। ए पर्सन जिसके पास मनी भेज दिया गया है या फिर एनीथिंग डिलीवर कर दी गई है, कैसे, बाय मिस्टेक या फिर अंडर कोवर्जन से, मस्ट रीपे और रिटर्न इट, उसको रीपे या फिर रिटर्न करना होगा। ए एंड बी जॉइंटली ओ 100 रुपए किससे, टू सी, ए अलोन पेज द अमाउंट टू सी एंड बी नॉट नोइंग दिस फैक्ट पेज 100 रुपीज ओवर अगेन टू सी, सी को फिर से 100 रुपए मिल जाते हैं। सी इज बाउंड टू रीपे द अमाउंट टू बी 100, ठीक है नहीं। चलो, एक रेलवे कंपनी है, रिफ्यूज कर देती है डिलीवर अप सर्टेन गुड्स टू द कंसाइनी एक्सेप्ट अपॉन द पेमेंट ऑफ एन इलीगल चार्ज फॉर कैरेज, रिश्वत, द कंसाइनी pays the sum charged in order to obtain the goods, he is entitled to recover so much of the charge as was illegally exercised। बिल्कुल सही बात है, जो रिश्वत का पैसा गया वापस आएगा, सीधी सिंपल सी बात है। 68 कौन सा, नेसेसिटी सप्लाई करने के लिए। 69 कौन सा है, इंटरेस्टेड पेमेंट के लिए। 70 कौन सा है, नॉन ग्रेट्यूटियस या फिर नॉन चैरिटी एक्ट जो एंजॉय कर रहा है। 71 में फाइंडर ऑफ गुड्स है। 72 में क्या है, सिंपल कोवर्जन, मिस्टेक से कोई पैसा थी चली गई है, ठीक है ना, रिस्टोरेशन है 72 में। आओ जरा 73 जो लो वाले हैं, कंपनसेशन फॉर लॉस डैमेजेस कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। देखो जो अपना पे एक्ट है 73 में, इसका इलस्ट्रेशन आर देखना बस अपने को। नहीं, कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेजेस कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हाँ वो भी आ जाएगा बेसिकली। हाँ, एक तो इलस्ट्रेशन आर आपने करना है, ठीक है जी, और आर के अंदर जो फैक्ट्स हैं, देखो आर के ठीक सामने दूसरे पेज पे हार्डले हेडले वर्सेस बैक्सेंडर का केस लिखा हुआ है, सेम है फैक्ट्स, बस ये करना है, आपको कुछ नहीं करना हो। जो आप अदरवाइज कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए है ही नहीं, ठीक है ना। चलो 73 में फिर लगे हाथ क्या है, इलस्ट्रेशन ए भी कर लेना। और 74 कंपनसेशन ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेदर पेनल्टी स्टिपुलेटेड फॉर, सीधी सिंपल सी बात है, कई बार क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पेनल्टी लिखी होती है। लेट्स से कोई कंस्ट्रक्शन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक क्लोज आया हुआ है क्या, कि भैया ये कंस्ट्रक्शन अगर 1 साल 365 के बावजूद भी अगर डिले होती है, ये वाली कंस्ट्रक्शन जो ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना, तो भैया पर डे पर आवर के हिसाब या पर मंथ के हिसाब से पेनल्टी लगेगी भैया जी आपके ऊपर, ठीक है जी। अब क्या है, सीधा सिंपल, जिस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये ब्रीच हुआ है उसमें पेनल्टी भी लिखी हुई है क्या, उसके अंदर पेनल्टी के साथ साथ कंपनसेशन भी जाएगा क्या, बस इतनी सी बात है। 74 में क्या लिखा है भाई, कंपनसेशन जा सकता है, ठीक है जी, कितना, पेनल्टी से घटा के, बस कुछ भी नहीं। पार्टी राइटफुली रिसाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल टू कंपनसेशन, जिसने राइटफुली कॉन्ट्रैक्ट को रद्द किया है वह हमेशा एंटाइटल होता है, उसको कंपनसेशन दिया जाए। इसके नीचे भी वही सिंगर वाला है। थिएटर के मालिक ने क्या करा, वो इस सिंगर से परेशान हो गया, उसने क्या करा, ये कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दिया, ठीक हो गया, सीधी सिंपल सी बात, उसका नुकसान हुआ थिएटर वाले का, क्यों, हर दूसरी नाइट को वो सिंगर आता ही नहीं, ठीक हो गया। तो अब सिंगर जो है कंपनसेट करेगा, उसको करना होगा, ठीक हो गया, सिंपल है। आगे आ जाओ, वही सिंगर वाला रजिस्ट्रेशन है, आगे आ जाओ। देखो जरा पुराने समय में सेक्शन 76 के ऊपर क्या लिखा है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कहां तक होता था, 76 से लेकर 123 तक ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट होता था, जिसको बाद में अलग कर दिया गया। आओ बड़े ध्यान से पढ़ देना भैया, ठीक है ना। इंडेमनिटी एंड गारंटी, इंडेमनिटी का मतलब होता है क्षतिपूर्ति, गारंटी इज अ गारंटी,
124 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी डिफाइंड, एक कॉन्ट्रैक्ट जिसके द्वारा एक पार्टी प्रॉमिस करती है टू सेव द अदर, कि वो बचा लेगी दूसरे को, किससे, फ्रॉम द लॉस, नुकसान से, कोज टू हिम, जो भी उसको होगा, बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ, जो बंदा प्रॉमिस कर रहा है ना कि तेरे को नुकसान से बचा लूंगा, ठीक है ना, अपने अपने द्वारा किए हो किसी नुकसान से बचाने का प्रॉमिस कर, और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, या फिर किसी दूसरे बंदे के कंडक्ट के द्वारा यदि कोई नुकसान उससे बचाने का यदि प्रॉमिस कर देता है, तो इस प्रॉमिस को क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ए कॉन्ट्रैक्ट कर देता है कि वो इंडेमनीफाई करेगा बी को अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी प्रोसीडिंग व्हिच सी मे टेक अगेंस्ट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन सम ऑफ रुपीस 200, दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ठीक है ना भाई। देख मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले, मैं 200 रुपए तक का तेरा, क्योंकि पुराना एग्रीमेंट है वो, बेसिकली पुराना मेरा था, तो 200 रुपए तो बहुत बड़ी अमाउंट थी। ध्यान रखना 18वीं सदी में इस पूरे पृथ्वीलोक पर सबसे पावरफुल करेंसी रुपया, ठीक है ना, इसी कारण से पूरे ग्लोब के ऊपर आपको रुपया, रूबल, रपिया, रूपा, ये आपको बहुत सारे देशों में मिलेंगे, पता नहीं 2 या 3 दर्जन देश ऐसे हैं जिसमें इसी प्रकार से चलता है। ब्राजील के अंदर भी ऐसे ही कुछ रूबा, रूबी, कुछ ऐसे करके, ठीक है जी, इस हिसाब से चलता है, ये रुपये से ही निकला सब कुछ। इस पूरे पृथ्वीलोक पे डॉलर से पहले रुपये में काम होता था, लेकिन अंग्रेज गया, रुपया भी ले गया। सिंपल 126 कारण कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर। एक क्वेश्चन पक्का है, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस, यह कॉन्ट्रैक्ट है कि प्रॉमिस परफॉर्म होगा, या फिर डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ ए थर्ड पर्सन इन केस, किस केस में, ऑफ हिज डिफॉल्ट, उसके डिफॉल्ट के केस में। द पर्सन जो गारंटी दे रहा है वो तो है श्योरिटी, द पर्सन जिसके विषय में गारंटी दी जा रही है वो है प्रिंसिपल डेटर, असली देनदार, और जिसको ये गारंटी दी जा रही है वह है क्रेडिटर, उधार देने वाला, देने वाला। हाँ उधार दिया होगा तभी तो लेगा। मैं पैसे दूंगा तभी तो लूंगा तुमसे। हाँ वो ठीक है, मैंने कहा उधार देने वाला। कॉम तुम्हारी कॉमर्स और अकाउंट की लैंग्वेज है, बिल्कुल ठीक बोल। क्रेडिटर का मतलब लेनदार, डेटर का मतलब देनदार। मैं आपको लो की जबान में उधार देने वाला, क्योंकि हमको अप्रोप्रिएटली बोलना पड़ता है, चाहे हम एक्सप्लेनेटिव बोले चाहे हम वर्ड टू वर्ड बोले। ये टाइप में भी तो है, जब पैसे अकाउंट में आते थे क्रेडिटेड बाय, हाँ हाँ ऐसे पेमेंट करो तो ये डेबिटेड, हाँ डेबिटेड, हाँ डेबिटेड के गणे आते हैं। चलो जी देखो जी, ए का बच्चा है बी, ठीक है ना, और सी जो है क्रेडिटर है, ठीक है ना। ए बोलता है सी को कि भाई तू बी को पैसे दे दे, अगर ये नहीं देगा तो मैं दूंगा। सर इंडेमनिटी वाले जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, इसमें दो पार्टी के बीच में हो जाता है, तीसरी पार्टी ना तीसरी पार्टी की कोई आवश्यकता है, दो में भी हो जाएगा ना, इधर ऐसे काम होगा तो मैं इंडेमनिफाई करूंगा। ठीक है ना। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है उसमें 3 पार्टी होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब ट्रिप्लिकेट पार्टी कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है इसको, ठीक है जी। ये ए कौन है, क्रेडिटर है, श्योरिटी। बी कौन है, देखो ए जो है वो बी का पिताजी है, सी क्रेडिटर लोन देने वाला है, ठीक हो गया सिंपल। ए कहता है सी को कि भाई जितना पैसा बी मांगे उसको दे दे, ठीक है जी, अगर सी बी नहीं देगा तो मैं दूंगा, सिंपल। ए कौन है, श्योरिटी। बी कौन है, प्रिंसिपल डेटर, असली देनदार तो ये है, और सी सी तो सी क्रेडिटर है ही, ठीक हो गया सिंपल। चलो जी आगे आ जाओ। हाँ जी, अब सवाल आएगा कि भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हुआ है इसमें कंसिडरेशन क्या है, ए तो दे ही रहा है, ए को वापस क्या मिलेगा।
Anything done or any promise made for the benefit of the principal debtor may be sufficient consideration. इसको sufficient consideration बोल रहे हैं, इसको specifically underline करना. अगर आपके में आता है तो सिर्फ इसको sufficient को underline कर लेना. किसको? To the surety for giving the guarantee. सी पढ़ लो इलस्ट्रेशन. ए जो है बेच देता है और डिलीवर कर देता है सामान किसको? बी को. सी आफ्टरवर्ड बाद में बिना किसी कंसिडरेशन के एग्री हो जाता है पे करने के लिए फॉर देम इन डिफॉल्ट यदि बी डिफॉल्ट कर देगा. द एग्रीमेंट इज वॉइड. यह एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है. सीधी सिंपल सी बात है. क्योंकि ये तीन पार्टियां बता तो दी लेकिन इनका कोई आपस में लेना देना नहीं है. ठीक है ना? सिंपल हो गया. स्टार इसी कारण से स्टार लगाया बेसिकली. जो इलस्ट्रेशन बी है ये सफिशिएंट कंसीडरेशन के लिए. ये लास्ट लाइन देख लो इलस्ट्रेशन बी की. दिस इज सफिशिएंट कंसीडरेशन फॉर सीज प्रॉमिस. श्योरिटी की लायबिलिटी. द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी को एक्सटेंसिव. अंडरलाइन को बॉक्स कर लो. को एक्सटेंसिव यानी जितनी प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी है उतनी श्योरिटी की लायबिलिटी. ऐसा नहीं होगा प्रिंसिपल डेटर तो 1 लाख का देनदार है लेकिन ये जो सी क्रेडिटर है ये श्योरिटी को बताता है कि नहीं 2 लाख देने पड़ेंगे आपको. नहीं ऐसा नहीं होगा. ठीक हो गया. 129 बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार लगाने. कंटिन्यूइंग गारंटी. एक गारंटी विच एक्सटेंड टू द सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड ए कंटिन्यूइंग गारंटी. इलस्ट्रेशन सारे देख लेना इसकी. सिंपल हेडिंग रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी. 131 रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटी की डेथ ऑटोमेटिकली हो जाएगी. 132 लायबिलिटी ऑफ टू पर्सन्स प्राइमरीली लायबल नॉट अफेक्टेड बाय अरेंजमेंट बिटवीन देम दैट वन शैल बी श्योरिटी ऑन अदर्स डिफॉल्ट. सिंपल हेडिंग से कर लो. 133 डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सिर्फ हेडिंग से कर कीजिए. 138 देखो. रिलीज ऑफ वन को श्योरिटी डज नॉट डिस्चार्ज अदर्स. मान लो बहुत सारी श्योरिटीज हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर. एक श्योरिटी को डिस्चार्ज करने का मतलब ये नहीं था कि सारी की सारी श्योरिटी जो है अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो चुकी. ठीक है ना? मान लो बड़ा ही लोन है. ठीक है जी. बड़े लोन के लिए 10 श्योरिटी है. हर श्योरिटी के ऊपर 1-1 करोड़ की वो है लायबिलिटी है. ठीक है जी. बैंक का कुछ सीन था. क्या सीन नहीं था. बैंक ने क्या करा 1 करोड़ का जो श्योरिटी नंबर 1 था उसको डिस्चार्ज कर दिया. इसका मतलब ये नहीं है कि श्योरिटी नंबर 2 से लेकर श्योरिटी नंबर 10 तक सारे के सारे डिस्चार्ज हुए. नहीं ऐसा कुछ भी नहीं. क्यों तेरी आत्मा तड़प रही है? क्यों प्रेत की तरह भटक रहा है तू? ठीक है नहीं जा रहा. टिक जाएगी. अगर वहां बैठना है बाहर बैठना है तो बाहर बैठ जा. अगर यहाँ नहीं बैठा जा रहा लेकिन तुम यहाँ बैठ जाए तेरे सिलेबस में. ठीक है ना? 140 स्पेसिफिकली लिखो राइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या फिर राइट ऑफ सबरोगेशन. सबरोगेशन लिखो. SUBROGATION सबरोगेशन. ठीक है ना? इसके अंदर क्या बताया गया है. लेट्स से बी ने डिफॉल्ट कर दिया. ये दिखाई दे रहा है आपको. बी ने डिफॉल्ट कर दिया. अब ए ने क्या लेट्स से 1 लाख रुपए का लोन है. ठीक है ना? बी ने डिफॉल्ट कर दिया. ए ने ये सी को पे कर दिया. अब ध्यान रखना बी की छुट्टी नहीं हुई है. अब सी के जूतों के अंदर ए ने अपना पैर डाल दिया है. अब बी को सी को पैसे नहीं देने हैं. अब बी की देनदारी ए की तरफ है. इसको बोलते हैं सबरोगेशन. ये इसका श्योरिटी का राइट. हाँ. राइट ऑफ श्योरिटी ऑन पेमेंट और परफॉर्मेंस. इसी कारण से अब सिर्फ हेडिंग हेडिंग पढ़ लो काफी है. तो सबरोगेशन का मतलब क्या बताया? सबरोगेट करना यानी कि एंटरिंग इनटू द शूज ऑफ अदर्स बेसिकली. दूसरे का जो राइट्स एंड लायबिलिटी उसको अख्तियार कर लेना बेसिकली. एक 145 पे आ जाओ. सीधा सिंपल. Surety's right to benefit of creditor security. Yes, implied authority की बात हो रही है. मैंने 141 पढ़ दी सॉरी.
145 पे आना। हाँ, इम्प्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई श्योरिटी, यस। भाई देखो, पैसा अभी तक बी ने पे किया है कि नहीं किया है कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है और श्योरिटी का कोई नुकसान हो गया है, सीधा सिंपल इम्प्लाइड प्रॉमिस है कि श्योरिटी को इंडेमनीफाई किया जाएगा। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं इसके, जो बढ़िया इंपॉर्टेंट होगा, जो कि कोई भी नहीं है। आओ जरा पढ़ लेते हैं। इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक इम्प्लाइड प्रॉमिस रहेगा बाय किसके द्वारा, प्रिंसिपल डेटर के द्वारा, कि वो इंडेमनीफाई करेगा श्योरिटी को। एंड श्योरिटी जो है एंटाइटल्ड रहेगा कि वो रिकवर कर सके किससे, प्रिंसिपल डेटर से, वट एवर सम, कितना ही पैसा ही हैज राइटफुली पेड, जिसने वो राइटफुली पे किया है जितना, अंडर द गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर, बट नो सम्स विच ही हैज पेड रॉन्गफुली, जो रॉन्गफुली गलत तरीके से पे कर दिया ना उसके लिए लायबल नहीं हो। ठीक हो गया, सिंपल। छोड़ दो। आओ बेलमेंट, ऑफ बेलमेंट। देखो बेल का मतलब छुड़ाना, जमानत, एजेंसी नहीं करेंगे सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हाँ, आगे आएगा। ठीक है, नंबर वाइज चलते हैं। अभी खत्म करके एक दूसरा बेल उठाएंगे, छोटा सा प्यारा सा। ठीक हो गया, अगर तुम्हारे अंदर बचेगी जान तो। सही पता पता करा, हाँ ठीक है ना। बाकी तो देख लो तुम्हारी कॉमर्स वाला जो बच्चा है ना, वो सोचेगा भाई लोगों के बच्चे बड़े थकाऊ होते हैं। सब पूरा पूरा दिन बनता ठीक है, है। चलो। एक बेलमेंट क्या है, इज द डिलीवरी ऑफ द गुड्स है, किसके द्वारा, बाय वन पर्सन, एक बंदे के द्वारा, किसी को, टू दी अनदर, दूसरे बंदे को, किस लिए, किसी पर्पस के लिए, कब, अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट पर। एंड दे शेल व्हेन, जब ये पर्पस कंप्लीट हो जाएगा, वापस रिटर्न करके ये सामान देना पड़ेगा, या फिर ये सामान डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दी डायरेक्शन जो भी बताई गई है। द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज कॉल्ड बेलर, जो बंदा ये सामान डिलीवर कर रहा है ये है बेलर, जो बंदा ये सामान डिलीवर करके पकड़ रहा है वो है बेली। ठीक है जी। हम गए कहाँ, गर्मी हो रही है तो बर्फ देखने के लिए, नहीं यहाँ नॉर्थ इंडिया का बंदा बड़ा मचलता है। अब वो जून जुलाई में सोचता है कि मैं ऐसे ना चला जाऊँ, बर्फ में जाके पड़ जाऊँ। ठीक है ना, रूह अफ़ज़ा की बोतल ले जाऊँ, ठीक है जी, बर्फ का गोला बनाऊँ, उसके रूह अफ़ज़ा डालूँ, खा लूँ, मजा आ जाएगा। ठीक है जी। अब क्या होता है, वो चला गया वहां पे। अब वहां पे जाने के बाद होता क्या है, अब वो स्नो स्कूटर किराए पे ले लेता है, रेंट पे। स्नो स्कूटर क्या है, थिंग, ठीक है ना, किस पर्पस के लिए, एंजॉय, घूमना फिरना। ठीक है ना, सिंपल, सही। अब वो घूम फिर लिया, अब ये किसी टाइम पीरियड के लिए होती है बेसिकली। ठीक है ना, या फिर अगर जैसे सीन क्या होता है, चंडीगढ़ में काफी सारी एजेंसियां हैं, चंडीगढ़ के अंदर जैसे इनफील्ड एनफील्ड मिल जाती हैं आपको, किराए पे रेंट पे मिल जाती है, कितने, हफ्ते भर के लिए, 10 एक दिन के लिए, बढ़िया एनफील्ड उठाओ। हाँ, पैसा अच्छा पे करना पड़ता है उसको। ठीक हो गया, बढ़िया एनफील्ड उठाओ, जहां लेके जाना है आप ले जाओ। ठीक है जी, बस क्या है, सीधा सिंपल, अगर वहीं पे छोड़ के आ रहे हो तो उनकी एजेंसी में वहां छोड़ के आनी पड़ेगी, या फिर वापस लेके आनी पड़ेगी। ये क्या है भाई, ये चीज कैसे डिस्पोज ऑफ करनी है, डिस्पोज ऑफ करने का मतलब सिर्फ चीज तोड़ना नहीं होता। ठीक है ना, भाई ये फोन यूज करके, ये फोन, ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, या तो मुझे वापस दे दो या फिर मेरे घर जाके छोड़ो। तो ये आपने ये जो थिंग थी इसको अकॉर्डिंगली मेरी डायरेक्शन से डिस्पोज ऑफ कर दिया। किसको, चीज डिस्पोज ऑफ नहीं हुई, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट डिस्पोज ऑफ हुआ है। ठीक हो गया ना, चलो। चेक 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 चेक। Simple explanation. If a person already in possession of the goods of another contracts to hold them as a bailee, he thereby becomes the bailee and the owner becomes the bailiff of such goods, although they may have not been delivered by way of bailment. ठीक है जी, ऑलरेडी जो है, सीधा सिंपल। अब हुआ क्या, मेरी स्कूटी या मेरी बाइक उठा के या मेरी गाड़ी उठा के एक बंदा ले गया। ठीक है, अब सीधी सिंपल सी बात है, मेरे से उसने बात नहीं करी, ले गया वो। शाम को उसका कॉल आया, मैं सुबह से गाड़ी ढूंढ रहा हूँ, उसने बोला भाई गाड़ी तो मैं ले गया, मगर तो बता देता भाई। ठीक है ना, मेरा दोस्त है वो से, लेकिन मैं क्या काम करता हूँ, मैं गाड़ियां किराए पे देने का काम करता हूँ। मैं उसको बोलूंगा भाई किराया लगेगा, जैसे मैं उसको बोलूंगा भाई किराया लगेगा, ऑलरेडी पोजेशन में है, अभी सामान मैंने उसको डिलीवर नहीं किया है, सप्लाई नहीं किया है, उसकी ऑलरेडी उसके पास है, कोई बात नहीं।
मैं ओनर हूँ, मैं बेलर बन जाऊंगा, और वो जो एंजॉय कर रहा गाड़ी चला रहा वो बेली बन जाएगा। अब बेली बनते ही वो लायबिलिटी में आ जाएगी, क्या? अकॉर्डिंगली डिस्पोज ऑफ करेगा इस कॉन्ट्रैक्ट। गाड़ी जहां कहीं कहूंगा वहीं पे खड़ी करके आनी पड़ेगी उसे, ठीक है। 149 डिलीवरी टू द बेली हाउ मेड, कैसे डिलीवरी जो है बेली को मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग व्हिच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ द इंटेंडेड बेली। यस, लेट्स से ये फोन है, मेरे को आपके पोजीशन में देना है, कैसे डिलीवर करूंगा मैं आपको? ठीक है ना, ऐसे दे दूंगा, ठीक है ना, सिंपल। लेट्स से गाड़ी डिलीवर करनी है आपको, गाड़ी उठा के थोड़ी ना दी जाएगी, चाबी दे दूंगा। चाबी देने का क्या इफेक्ट होगा आपके पास पोजीशन में, ठीक होगा। ड्यूटी डाटी छोड़ देना 150 में। ध्यान रखना कॉमन सेंस यूज करनी है अगर बेलमेंट में आ जाए, ठीक है ना। कॉमन सेंस क्या है कि जो भी बेल पे चीज लेकर आई गई है ऐसे देख रेख करनी है जैसे आप अपनी चीज की देख रेख करते हो। ये नहीं करना कि ले भाई आज तक मोटरसाइकिल ठगी, ठीक है जी, वैसे तो पक्का मित्र है, ठीक है, लेकिन आज सारे स्पीड ब्रेकर पे से कूदा के, ठीक है जी, ऊपर पुल के ऊपर से कूदा के, स्टंट करके, अगले टायर टायर पे चला के, पिछले टायर टायर पे चला के, स्किट मार मार के सब कुछ करके देख लिया। ऐसे नहीं करना, ऐसे चलानी है जैसे अपनी चीज हो। एक बार एक जूनियर को स्कूटी दे दी, ठीक है ना। अब वो क्या कहीं पे जाना था बेसिकली, अब वो रास्ते में मुझे मिल गया, मतलब बाबू जी एक बार चलो चलते हैं। मैं कहा, भाई देख चलो चलते का नहीं है, रास्ते में है, ठीक है जी, बट मैं क्यों चलाऊं, मैं आराम से पीछे बैठूंगा। मैंने उसको आगे बिठा दिया, मुझे लगा मैं साफ बन गया। अब वो चलाए भाई सबसे स्कूटी, स्पीड ब्रेकर पे से तो क्या निकाला था, मेरे दिल पे से चल रही थी, ठीक है ना। मैंने उसको रोका, भाई रुक जा, आप पीछे बैठो, मैं चला देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो बेसिकली वो यूथ था, ठीक है ना, वो भैया यूथ ऐसे ही चलाती है आजकल ना। चलो, लेकिन भैया मेरे को तो बहुत तकलीफ होती है। चलो, हाँ 152 सिर्फ हेडिंग से पढ़ लो। बेली व्हेन नॉट लायबल फॉर लॉस एसेट्रा ऑफ थिंग्स बेल्ड, अगर कुछ अंदर ही कोई डिफेक्ट था उसके लिए लायबल नहीं है, हाँ उसके यूज करने से अगर कुछ टूट फूट हुई उसके लिए लायबल होता है। 155 पे आ जाओ, स्टार लगा लो। इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विद बेलर्स कंसेंट ऑफ हिज गुड्स विद बेलीज, ठीक है जी, यदि बेली विद द कंसेंट के साथ किसकी, बेलर की, मिक्स कर देता है सामान को, माल को, ऑफ द बेलर, बेलर के साथ वाले माल के साथ, विद हिज ओन गुड्स, अपने माल के साथ, द बेलर एंड द बेली शैल हैव एन इंटरेस्ट, दोनों का इंटरेस्ट हो जाएगा इन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन में टू देयर रिस्पेक्टिव शेयर, जितना भी उनका शेयर रहेगा, ठीक हो गया। चलो जी, अब भाई क्या है कि हमारे पास एक मोटरसाइकिल की एजेंसी हम किराए पे देते हैं, ठीक है जी। भाई देखो, अ, मेरे पास टोटल 20 मोटरसाइकिल हैं, ठीक है ना, और भाई गुड़िया के पास भी 20 मोटरसाइकिल, या फिर हर्ष के पास भी 20 मोटरसाइकिल हैं। मैं क्या बोलता हूँ, भाई देखो ऐसा करते हैं, हम अपनी चीज आपस में सारी की सारी मिला लेते हैं, ठीक है ना, और जो भी रहेगा 50-50 या 50-40 जिस हिसाब से भी रहेगा उसको पोर्शन में बांट लेंगे, सीधी सिंपल सी बात है, हो जाएगा। 155, 159 स्टार लगाओ। रिस्टोरेशन ऑफ गुड्स लेंट ग्रेट्युitously, जो चीज ग्रेट्युitously आ गई है, चैरिटी पर आ गई है भैया, उसको भी रिस्टोर करना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने नॉन ग्रेट्युटियस एक्ट वाला कोई सेक्शन पढ़ा था, सर वो हाँ इसमें क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था। CMP को करना है। हाँ, सेक्शन ये याद करना, बहुत बार पूछा जाता है। सेक्शन 70, जिनके पास बेरट है लिखो यहाँ पे साइड में सेक्शन 70, इससे मिलता जुलता है, लिंक नहीं है दोनों सेक्शन का, बस मिलता जुलता है। रीड विद सेक्शन 70। नो, सिंपल सेक्शन 70 लिखो, रीड विद नहीं करना। 162 स्टार लगा लेना। टर्मिनेशन ऑफ ग्रेच्युटस बेलमेंट कैसे, डेथ पर, या तो बेलर की या फिर बेली की। 163 बेलर्स एंटाइटल्ड टू इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम गुड्स, बस कर दो, छोड़ देना इसको। इसका इलस्ट्रेशन देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए जो है छोड़ देता है क्या, गाय, इन द कस्टडी ऑफ बी की,
टू बी टेकन केयर के भाई तू उसका ख्याल रख लियो। अब गाय ने एक बछड़ा दे दिया है, बछड़ा है बछड़ी बच्चा दे दिया है, बी इज बाउंड टू डिलीवर द काफ एज वेल एज द काउ टू ए। अरे भाई तूने गाय दी थी, गाय ले ले अपनी वापस। ठीक हो गया किसमें, 163 में। एक आदमी ने अपना 6 दे दिया है किराए पे, 6 में 3 भी आ गया है तो 6 और 3 दोनों देने पड़ेंगे वापस। आओ 167, राइट ऑफ थर्ड पर्सन क्लेमिंग गुड्स बेल्ड। सिर्फ हेडिंग से कर लो या फिर करा ही देता हूँ। यदि एक बंदा अदर देन द बेलर क्लेम करता है माल बेल्ड, ही मे अप्लाई टू द कोर्ट टू स्टॉप द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। के भैया ये माल, क्योंकि वो पर्पस पूरा होने के बाद क्या करेगा, बेली क्या करेगा, वो माल वापस करेगा उसको। ठीक है, अब ये जो थर्ड पर्सन जो क्लेम कर रहा है वो कोर्ट में चला जाएगा किसके खिलाफ, जो ये बंदा अब वापस डिलीवर कर रहा है चीजें, उसको बोलेगा भाई उसको डिलीवर मत कर, मुझे कर। ठीक हो गया। 168 स्टार लगा लो। राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स में sue फॉर स्पेसिफिक रिवार्ड ऑफर्ड। यस बिल्कुल सही, फाइंडर ऑफ गुड आ गया है भैया। ठीक है ना। अब गुड़िया को 9 लाख हार मिल गया। ठीक है जी, आज बड़ी तकलीफ हो रही है, आज इसका ओनर आ जाएगा लेने के लिए इसको। ठीक है ना। लेकिन अगर गुड़िया चाहे तो वो चीज होल्ड करके रख सकती है, नहीं पहले इनाम दे भाई। और जब तक वो रिवार्ड नहीं मिलता, ठीक है ना, तब तक लालमन शुक्ला उस भतीजे को जो उसने ढूंढा है उसको छुपा के रखेगा। बच्चा नहीं आएगा भैया। हाँ ये दूसरी हाँ ये देखो 170 स्टार लगाओ, यह पर्टिकुलर लीन है। ठीक है जी। 171 जनरल लीन है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पे, जुडिशरी के अंदर, इसके अंदर अंदर से आता है क्या बिल। चलो कर लो, 170 कर लेते हैं। जहां पर बेली हैज इन अकॉर्डेंस विद द पर्पस ऑफ द बेलमेंट रेंडर्ड एनी सर्विस इन्वॉल्विंग द एक्सरसाइज ऑफ लेबर और स्किल इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स बेल्ड, he has in the absence of a contract to the contrary a right to retain such goods until he receives due remuneration for the services he has rendered in respect of them। ठीक है जी। ए डिलीवर्स ए रफ डायमंड किसको, बी को। एक ज्वेलर, चलो आप तो बैठे हो। ए डिलीवर क्या, एक रफ डायमंड किसको, बी। बी कौन है, एक ज्वेलर है, किस लिए कि उसको काट दे और पॉलिश कर दे। विच इज अकॉर्डिंगली डन, जो अकॉर्डिंगली डन हो गया है। बी अब एंटाइटल है कि उसको रिटेन कर सके जब तक इस कटाई ढुलाई और पॉलिशिंग के पैसे नहीं निकलते। हालांकि ये रफ डायमंड किसका है, रफ डायमंड तो ग्राहक बाहर से आया था, बी तो ज्वेलर है। ये क्या है, ये पर्टिकुलर लीन है, पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपने लीन, आपने अख्तियार है आपका, आप उसको होल्ड करके रख सकते हो। ठीक है जी। ए गिव्स क्लोथ किसको, बी को। बी कौन है, एक टेलर है, के इसका एक कोट बना दे। बी जो है प्रोमिस करता है ए को डिलीवर करने के लिए कोट जल्दी से जल्दी हो सके जितना, एंड टू गिव 3 months क्रेडिट, और क्या करता है 3 महीने का उधार दे देता है किसको। नाउ बी इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिटेन द कोट अंटिल ही इज पेड। कोट किसका, बी का, लेकिन वो कोट ले नहीं सकता है तब तक जब तक वो पेमेंट ना कर दे। वो जाके ये नहीं बोल सकता कपड़ा किसका, सिलाई तो करी है, कपड़ा किसका है, कपड़े और में ले जाके कोट बनाया है, कोट के पैसे दे और ले जा। सिंपल। जनरल लीन bankers, factors, wharfingers, attorney of high courts and policy broker may in the absence of a contract to the contrary retain as a security for general balance of account कोई भी माल। ठीक है ना, बस इनको अंडरलाइन कर लेना। बैंकर 1, फैक्टर्स 2, वॉर्फिंगर्स 3, अटर्नी ऑफ हाई कोर्ट 4, पॉलिसी ब्रोकर 5। कब तक, जब तक उनका बैलेंस ड्यू है। ठीक है जी। आओ जी प्लेस पे आ जाओ सीधा सीधा। देखो जी, अगर आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, गिरवी रखते हो और उसके ऊपर लोन उठा लेते हो, इसको कहते हैं मॉर्गेज। अगर आप अपनी इमूवेबल नहीं मूवेबल प्रॉपर्टी किसी जगह पर गिरवी रखते हो और वहां से लोन उठा लेते हो, इसको बोलते हैं प्लेज। सर फिर लाइसेंस और बेलमेंट में डिफरेंस क्या होगा? इसमें लाइसेंस लाइसेंस में
वो थिंग डिलीवर करी जाए ऐसा जरूरी नहीं। जैसे मान लो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मैंने ये प्रॉपर्टी लीज पे ले ली, मेरे को डिलीवर थोड़ी ना, ये प्रॉपर्टी तो वहीं रहेगी, ये चाबी इधर उधर कर दी है, फोन इधर उधर कर दी, ये नहीं सिस्टम। ठीक हो गया। ध्यान रखना लीज का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, ठीक है ना, और एक फिक्स्ड जो है, जो भी बेसिकली जो पॉसिबल फिक्स पर्पस होता है वो होता है। बेलमेंट जो है जनरली आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए जनरली जो है प्रैक्टिस होती है, ठीक है जी, और स्पेसिफिक पर्पस होता है, ठीक है जी, वो स्पेसिफिक पर्पस पूरा खत्म हुआ, चीज वापस डिलीवर होगी ना, यहाँ पे ये चीज सप्लाई हो रही है ना, मैं वापस डिलीवर करूंगा, ये तो यहीं पे ही रहेगी, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड लीज। लीज भी लाइसेंस। हाँ, लीज को ही बेसिकली लीगल लाइसेंस बोल देते हैं, ठीक है ना। जैसे जब मैं रिलायंस जियो में था, जब ये टावर वगैरह लगा कर, ये बेसिकली क्या है, ये किराए पे लेते थे प्रॉपर्टी, 25-25 30-30 साल के लिए एक्वायर करके रखी हुई है मुकेश अंबानी ने, ठीक है ना, रिलायंस जियो में। तो अब क्या है, मैं इनके रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर करवाने के लिए तहसील में नहीं जाता था, ये क्या होता था, लीवल लाइसेंस एग्रीमेंट, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर जमीन का टुकड़ा, ठीक है ना, इस जमीन के टुकड़े के लिए मेरी छूट है, लीव है, ठीक है ना, और टावर टूवर लगाने के लिए सारे, जिस किसी भी चीज को लगाने के लाइसेंस चाहिए वो सारे के सारे लाइसेंस दे दे रहा हूँ, ठीक है जी, सिंपल हो गया, इस हिसाब से मामला चलता है, सही, ठीक हो गया, चलो आगे। प्लेज समझ गए, मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, अगर आपने लोन लेने के लिए यदि मूवेबल प्रॉपर्टी रख दी है जमानत पे, ठीक है, इसको प्लेज बोलते हैं। द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज ए सिक्योरिटी फॉर पेमेंट, तो इस कारण से अंडरलाइन करो, प्लेज भी एक बेलमेंट होती है, प्लेज भी एक बेलमेंट का ही कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ध्यान रखना बेलमेंट का जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर तो कोई भी स्पेसिफिक यूज हो सकता है। अब आपने स्नो मोबिल उठा ली या फिर इनफील्ड उठा ली, आप इसको चलाओ, आप इसको स्किट मारो, आप इसको उल्टा चलाओ सीधा चलाओ कैसे ही चलाओ, लेकिन प्लेज के अंदर जो बेलमेंट है उसका सिर्फ एक ही पर्पस है, क्या, सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ ए डेट, या फिर सिक्योरिटी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस कॉल्ड प्लेज, ठीक है ना। अब मैं अपनी घड़ी जो है उतार के, ठीक है ना, एक वो जो पान शॉप बोलते हैं बेसिकली इसको, ठीक है ना, PAWN पान शॉप कहते हैं इसको, वहां पे ले जाके रख दूंगा और बोल दूंगा भाई उतार दे दे। ये हिस्ट्री चैनल पे एक आता है लॉस एंजलिस में, द पान शॉप, पान स्टार्स, ठीक हो गया, ये बहुत बड़ा शो होता है, और वो मतलब इसके बहुत सारे वो ये क्या करते हैं, कोई पुरानी तलवार लेके आता है, वो बोलता है कि भाई कितना एक्सपेक्ट करते हो, भाई $1000 ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, चलो ठीक है, इस तलवार के लिए हम एक्सपर्ट को बुला रहे हैं। अब एक्सपर्ट आके बोलता अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये तो अब्राहम लिंकन की तलवार है, वाओ, ये 1000 नहीं, ये है $100,000 की है, कम से कम, ठीक है ना, या $1 बिलियन की है, फिर अब $1000 से ऊपर चल जाएगा, ये क्या है, ये 500 का, ध्यान रखना यहाँ पे फिर क्या होता है, वो चीज वहां पे रख देते हैं, उसके ऊपर फिर लोन आ जाता है, ठीक है ना, आप वो लोन पे करो और अपनी चीज वापस ले, अगर आपने लोन पे नहीं दिया तो उस पान शॉप का अख्तियार हो जाएगा उस चीज के ऊपर, अगर वो चाहे तो अपना लोन रिकवर करने के लिए वो चीज किसी तीसरे को बेच सकता है, ठीक हो गया, चलो चेक 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 चेक। Pani's right of retainer. Yes, the Pani may retain the goods pledged not only for payment of the debt or the performance of promise, but for the interest of the debt. Yes, पेमेंट के लिए ही उसके पास राइट है, उसके पास इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट भी लेगा वो, अगर इंटरेस्ट नहीं दोगे, ब्याज नहीं दोगे, तो भी वो रिटेन करके रख सकता है, ठीक है ना, रिटेन वाला राइट लिख लेना साइड में। 174, पानी not to retain for debt or promise other than that for which goods pledged presumption in case of subsequent advances, बस एंड इनसे कर लो काफी है। 177 हेडिंग से कर लो, डिफॉल्टिंग पॉनर्स राइट टू रिडीम, ये पॉनर और पॉनी की डेफिनेशन तो नहीं गई ना हमने अभी, ये देख लो जरा 172 में लास्ट वाली लाइन, द बेलर किसमें, प्लेज के केस में उसको बोला जाएगा पानर,
जो बेली है प्लेज के केस में उसको पानी बोला जाएगा, पॉन, ठीक है ना। वैसे अगर हिंदी में बोलूं पॉन शॉप, PAWN पॉन शॉप, कबाड़ी की दुकान, देसी भाषा में। पुराना सामान उसी के पास मिलता है, क्योंकि हमारे देश में समस्या क्या है, आप जिस भी चीज को हाथ लगाओ वो एक एंटीक ही है। ठीक हो गया, चलो जी। 178 ए, प्लेज बाय ए पर्सन इन पोजेशन अंडर वोइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सीधी सिंपल सी बात है, एक बंदे के पास एक चीज का, एक मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन आ गया है, और कैसे आया है, किसी वोइडेबल कॉन्ट्रैक्ट से आया है। ठीक हो गया, सिंपल। लेट्स से मैं हूं पान शॉप होल्डर, ठीक हो गया, सिंपल हो गया। अब क्या है, करेंसी ने, बेसिकली करेंसी और हर्ष के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर, ठीक होगा। और जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके थ्रू जो है वो सामान हर्ष से करेंसी की तरफ आ गया है, ठीक है ना। लेकिन हकीकत क्या है कि ये जो एग्रीमेंट है ना, ये जो कॉन्ट्रैक्ट, ये वॉइडेबल है। पोजेशन किसके पास आ गया, उस चीज का, करेंसी के पास आ गया। अब वो करेंसी, वो वाला सामान, वो वाली गुड्स या वो वाली विषय वस्तु मेरे पास लेकर आती है और मेरे से लोन ले लेती है। ये सिचुएशन चल रही है, ठीक है ना। देखो जरा, जब pawnee has obtained possession of the goods pledged by him under a contract, जो कि voidable है अंडर सेक्शन 19 और सेक्शन 19A के अकॉर्डिंग, बट द कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन रिसाइंड, परंतु ये कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड नहीं हुआ है। कब, एट द टाइम ऑफ द प्लेज, प्लेज के समय। अब द पानी एक्वायर्स ए गुड टाइटल, मेरे पास जो टाइटल आएगा वो बढ़िया टाइटल आएगा, ठीक है ना, टू द गुड्स, उस माल का, प्रोवाइडेड ही एक्ट्स इन गुड फेथ। लेकिन मेरी तरफ से रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे को नहीं पता भैया क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्या कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, आपके पास पोजेशन कैसे आया कैसे नहीं आया, मैं तो गुड फेथ में काम कर रहा हूँ। आपने मुझे बताया कि ये मेरी चीज है, ठीक है ना, एक छोटे 2-4 कागज देखने थे, ठीक है ना, कागज में ठीक था, आपका नाम था, मैंने चेक करा, वो चीज अपने पास रख ली। प्रोवाइडेड दैट ही एक्ट्स इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस ऑफ द पार्टनर्स डिफेक्ट ऑफ टाइटल, ठीक हो गया, सिंपल है, चलो जी। 79, प्लेज वेयर पार्टनर्स हैज ओनली ए लिमिटेड इंटरेस्ट, जब सिर्फ लिमिटेड इंटरेस्ट होता है तब क्या होगा, जहां पर पर्सन प्लेज गुड्स इन विच ही हैज ओनली ए लिमिटेड इंटरेस्ट, द प्लेज इज वैलिड टू द एक्सटेंट जितना वो इंटरेस्ट है, ठीक है ना। लेट्स से हर्ष का लेके आया कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी लेके, लेट्स से एक गाड़ी लेके आया, ठीक है ना, लेकिन हर्ष के पास उसके सिर्फ जो 2 टायर है ना पिछले, सिर्फ उतना टाइटल है, अगले 2 टायर हर्ष के भाई के या व्हाटसएवर किसी के भी, ठीक हो गया, कोई बात नहीं। अब ये जो एग्रीमेंट ऑफ प्लेज हुआ है ये 2 टायरों के लिए बिल्कुल सही है, ठीक है ना। लेट्स से आई एम दी पान शॉप होल्डर, मैं बोल दूंगा, लेट्स से अगर हर्ष का भाई वगैरह आएगा, भाई ये गाड़ी है, आपको अगर ये अगले टायर निकालने आप निकाल सकते हो, ठीक हो गया, चलो सीधा 182 पे आ जाओ, एजेंसी। देखो जी, एजेंट एंड प्रिंसिपल डिफाइंड, एक एजेंट एक बंदा होता है जो एम्प्लॉयड किया हुआ होता है कोई काम करने के लिए किसी भी दूसरे बंदे के लिए, या फिर वो रिप्रेजेंट करता है किसी दूसरे को, कब, इन डीलिंग विद द थर्ड पर्सन, द पर्सन जिसके लिए ये काम करता है, और हु इज, जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो कौन है, वो है प्रिंसिपल, और एजेंट कौन है, जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली वो कौन बन गया, वो एजेंट बन गया है। हु मे एम्प्लॉय एजेंट, एनी पर्सन हु इज द एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू व्हिच ही इज सब्जेक्ट एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड हु मे एम्प्लॉय एन एजेंट, सॉरी मे एम्प्लॉय एजेंट, सीधा सिंपल, ठीक है जी। जिसको एजेंट यानी जो प्रिंसिपल है उसको देखो साउंड माइंड भी होना पड़ेगा, मेजर भी होना पड़ेगा, और अदरवाइज केपेबल भी होना पड़ेगा। लेकिन हु में बी एन एजेंट, एजेंट को एज बिटवीन द प्रिंसिपल एंड थर्ड पर्सन, अगर सिर्फ प्रिंसिपल और थर्ड पर्सन के विषय में, एनी पर्सन में बिकम एन एजेंट, ठीक है जी, सिंपल। नो पर्सन हु इज नॉट ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी एंड ऑफ साउंड माइंड कैन बिकम एन एजेंट so as to be responsible to his principal according to the provisions in that behalf herein contained। देखो जी, जब
थर्ड पर्सन से डील करने की बात आएगी ना, तो फिर एजेंट की एज देखने की कोई आवश्यकता नहीं, साउंड माइंड जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पागल एजेंट हो, पागल तो एजेंट हो ही नहीं सकता। ठीक हो गया। यानी हमारे यहाँ तो देखो लॉ में सवाल आता है कि क्या माइनर एजेंट बन सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 182 या फिर चैप्टर 10 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हम लिखेंगे पीटी में यस। ठीक है ना। देखो आगे दोबारा वर्ड टू वर्ड पढ़ देता हूं मैं। 184 में प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट लिखी है भाई, वो साउंड माइंड भी होना चाहिए, मेजर भी होना चाहिए और केपेबल अकॉर्डिंग टू द लॉ भी होना चाहिए। लेकिन जो एजेंट है लिखो, लिखो नहीं मतलब पढ़ो, एज बिटवीन द प्रिंसिपल एंड थर्ड पर्सन। अगर सिर्फ प्रिंसिपल और थर्ड पर्सन के बीच की बात है तो किसी भी एज क्राइटेरिया का व्यक्ति जो है वो एजेंट बन सकता है। ठीक हो गया। बट अगर उस एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ जाएगी टुवर्ड्स प्रिंसिपल, ठीक है ना, तब उस एजेंट को मेजर होना पड़ेगा और साउंड माइंड होना पड़ेगा। बहुत एम्बुलेंस जाती है तो फिर है ना, कितना ट्रैफिक हो गया ना तब। चलो डन हो गया। कंसिडरेशन ये लो, पैसे भी जरूरी नहीं है, आप फ्री में भी रख सकते हो एजेंट। सर इसके अकॉर्डिंग में माइनर हो सकता है, माइनर नहीं हो सकता कोई। नहीं देखो दो हिस्से हो गए 84 के अंदर, 184 के अंदर एज बिटवीन। यदि देखो अगर झगड़ा या फिर बात प्रिंसिपल और थर्ड पर्सन के बीच की हो रही है तब एनी पर्सन में बिकम एन एजेंट। कोई भी बंदा, बंदे के अंदर तो बच्चे भी आ सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। देखो अगर सिंपल लेट्स से यू आर द प्रिंसिपल, ठीक है ना, सिंपल, और लेट्स से मैं थर्ड पर्सन, ठीक है, बाकी सारे बाल बच्चे। ठीक हो गया। जब मेरे और आपके बीच की विषय वस्तु है ना, तो ये बाल बच्चे एजेंट हो सकते हैं क्योंकि सिर्फ आपको तो रिप्रेजेंट करना है। हाँ। ठीक हो गया। सही। लेट से एक आदमी दुकान के ऊपर बैठा हुआ है और दुकान को उसने अपना बच्चा लगाया हुआ है काम करने के लिए। दुकानदार कौन है? प्रिंसिपल है, वो बच्चा क्या है? एजेंट। ठीक है जी। लेकिन किंतु परंतु जब एजेंट और प्रिंसिपल के बीच की बात होगी तब एजेंट को मेजर होना पड़ेगा, तब वो माइनर नहीं हो सकता। तब माइनर नहीं हो सकता वो। ठीक है, अब ठीक हो गया। कई एजेंसियां ऐसी भी होती है जिसमें एजेंट जो है सैलरी नहीं लेता लेकिन कमीशन लेता है। अब जैसे ही सैलरी और कमीशन की बात आएगी एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में, नाउ एजेंट नीड्स टू बी मेजर। क्यों? क्योंकि कंसीडरेशन भी जरूरी नहीं है। नो कंसीडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। एक भाई बाप बेटा मिलके जो काम कर रहे हैं, ठीक है ना, पिता जो है प्रिंसिपल है, बेटा एजेंट है। ठीक है जी। सुबह से शाम तक मेहनत करता है, मांग के तो देखे सैलरी अपने पापा से, एक सैलरी देगा उसके कान के नीचे। ठीक है ना। चलो, एजेंट की अथॉरिटी रहती है मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। यस, एजेंट की अथॉरिटी एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। ठीक है जी। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी की डेफिनेशन दे रखी है, छोड़ दो इसको, जाने दो। 189 पे आ जाओ। एजेंट की अथॉरिटी इमरजेंसी में, इमरजेंसी में जो भी कॉमन सेंस से काम कर सकता है, जब सिविल सर्कमस्टांसेस में जब वो अपने लिए काम करता है वही काम इमरजेंसी में वो प्रिंसिपल के लिए कर सकता है। इलस्ट्रेशन देख लो, एक एजेंट है, किसी का एजेंट है फॉर सेल, मे हैव गुड्स रिपेयर्ड इफ इट बी नेसेसरी, वो सामान को रिपेयर भी कर सकता है अगर ऐसा जरूरी है तो। ए कंसाइन प्रोविजंस टू बी एट कैलकाटा with direction to send them immediately to sea at Cuttack. B may sell the provisions at Calcutta, भेज सकता है if they will not bear the journey to Cuttack without spoiling. ठीक है। पुलिस वालों का क्या हाल होता होगा ट्रैफिक में होते हुए, कि बड़ा बुरा हाल होता होगा धूप के अंदर। नहीं खड़ा हुआ, नहीं खड़ा हुआ, वो रोड पे खड़ा हुआ। खड़ा ही रहता है जब तक कोई अथॉरिटी नहीं आएगी ऊपर से, तब तक वो नहीं करवा रहा है, ट्रैफिक करवा रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ट्रैफिक कंट्रोल करवा रहा वैसे है। तो बैठे भी जो काम नहीं होगा तो। चलो सब एजेंट 1990 190 वैन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट। ठीक है जी। एक एजेंट
कैन नॉट लॉफुली एम्प्लॉय अनदर। क्या ऐसा हो सकता है कि भाई मान लो मैं किसी कंपनी का एजेंट हूँ और मैं आगे काम करने के लिए और एजेंट रख लूं? ऐसा नहीं होता जनरली, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसी एजेंसी है जिसके अंदर सब एजेंसी अलाउड है, उसमें कीजिए आप। ये नेटवर्क मार्केटिंग। हाँ हाँ। सब एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जाने दो। 201 पे आ जाओ। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी कैसे? रिवोक करके अथॉरिटी को। एन एजेंसी इज टर्मिनेटेड बाय द प्रिंसिपल बाय रिवोकिंग हिज अथॉरिटी और बाय द एजेंट रिनाउंसिंग द बिजनेस। एजेंट भी जो है रिनाउंस कर सकता है बिजनेस को, ठीक है जी। चलो जी, 202 टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, जहां पर एजेंट हैज एन इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। यस, एजेंट भी है और जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजेंसी उसमें भी इंटरेस्टेड है। नहीं, वो एजेंट नहीं रह पाएगा। मतलब खुद कोई सर्विस दे रहा है एजेंट, ऐसा नहीं ऑब्वियसली, कर सकता। ऑब्वियसली प्रिंसिपल को सर्विस नहीं दे रहा है, वो खुद को ही। When principal may revoke the authority of the agent, the principal may save as is otherwise provided by the last preceding section, revoke the authority given to his agent at any time before the authority has been exercised so as to bind the principal. Yes, किसी भी समय, इससे पहले कि वो प्रिंसिपल को बाइंड कर दे, इससे पहले किसी भी समय प्रिंसिपल चाहे तो एजेंट की अथॉरिटी रिवोक कर सकता है। 210 देख लो। टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट्स अथॉरिटी, द टर्मिनेशन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट ऑटोमेटिकली कॉज कर देगा रिवोकेशन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द सब एजेंट। 221 पे आ जाओ। एजेंट्स लीन ऑन प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी, यानी एजेंट के पास भी राइट टू लीन है। In the absence of any contract to the contrary, an agent is entitled to retain goods, papers, and other property, whether movable or immovable, of the principal received by him until the amount due to himself for commission, disbursements, and service in respect of the same has been paid or accounted for to him। सीधी सिंपल सी बात है, ठीक है जी। जब तक देखो, अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है ये कि भैया एजेंट किसी भी सूरत में प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी को लीन नहीं कर सकता, इट इज ओके। बट अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा हो तो इन जनरल एजेंट के पास लीन का राइट होता है। 222 पे भी स्टार लगा लो। एजेंट टू बी इंडेमनीफाइड अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लॉफुल एक्ट। यस, एजेंट ने बड़ी मेहनत से काम किया, ठीक है जी, एजेंट का नुकसान हो गया, प्रिंसिपल इज बाउंड टू इंडेमनीफाई। 323 को भी अंडरलाइन कर लो। एजेंट टू बी इंडेमनीफाइड अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट डन इन गुड फेथ। गुड फेथ में काम कर दिया उसने, नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, प्रिंसिपल जो है बाउंड है, वो क्या करेगा? इंडेमनीफाई करेगा। 235 पे आ जाओ। लायबिलिटी ऑफ प्रिटेंडेड एजेंट। एक बंदा अनट्रूली खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है टू बी दी अथोराइज्ड एजेंट किसी दूसरे का, एंड यह करके देयर बाय इंड्यूस कर लिया उसने थर्ड पर्सन को कि वो डील करे विद हिम, उसके साथ एज एन एजेंट। वह लाइबल हो जाएगा यदि हिज इफ हिज अलेज्ड एम्प्लॉयर डज नॉट रेटिफाई हिज एक्ट। अगर उसका एम्प्लॉयर रेटिफाई नहीं करता उसके एक्ट को, ठीक नहीं करता है या फिर रेक्टिफाई नहीं करता है, टू मेक कंपनसेशन, कि वो कंपनसेशन दे किसको? टू दी अदर, अदर को, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लॉस, अगर कोई लॉस हो गया या फिर कोई डैमेज हो गया, विच ही हैज इनकर्ड बाय सो डीलिंग। इस तरीके से डील करने में सिंपल सी बात है, ठीक है जी। ये लो जी भैया, आपका खत्म हो गया है। इसी के अंदर ही आ जाएगा, कहाँ से? 239 से लेकर पार्टनरशिप शुरू हो जाता है, 266। पार्टनरशिप पूरा पूरा करना है, सिर्फ वो देख
अभी देखते हैं। क्या कर रहा हूँ? एक दो टॉपिक उसमें रहती है। इसको बंद कर देता हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर